एक देश का सबसे बड़ा सबसे अमीर बिजनेसमैन का लड़का अपने ही पिता और छोटे भाई की पूरे फैमिली को मौत के घाट उतार देता है। उस दिन आसमान थी काली, बिजली के चमक के रोशनी में किसी का हंसता हुआ लालच से भरा दांत चमक उठता है। हर तरफ दर्द का, खौफ का, रोने का आवाज समंदर के लहरों में घुल कर गूंज उठता है। तुम मेरे रहते मेरे फैमिली को टच भी नहीं कर सकते। बेटा तुम भाग जाओ और समुद्र में कूद जाओ। मैं और पापा तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, तुम्हें जीना पड़ेगा। और मम्मा, मेरा चिंता मत करो, अब जाओ, बहुत बड़ा बनना। भागो, भाग जाओ। सूजी। कुछ टाइम के बाद मॉम आप बात क्यों नहीं कर रही? मॉम। मॉम, डैड, बेटा काय, बेटा तुम ठीक हो? दादाजी, मॉम डैड नीचे हैं, उन्हें बचाइए। गॉड का लाख लाख शुक्र है। बेटा एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको बाटानी ग्रुप के इन गद्दारों को सजा देना है। इन गद्दारों से तुम्हें बाटानी ग्रुप को छीनना है। तुम ही हो इसका असली उत्तराधिकारी। दादाजी, मॉम और डैड डूब रहे हैं, प्लीज उन्हें। मेरे बच्चे, इस पेन को रखो और जब तुम्हें कोई मिले तो मेरे दोस्त किम को कॉल करना और उसे ये पेन दिखाना। दादाजी आप प्लीज मेरे पेरेंट्स को बचा लीजिए। उसके दादाजी अपनी लाइफ सेफ गार्ड के जैकेट को खोलता है और काय को पहना देता है। मेरे पोते, तुम्हें किसी भी कीमत में जिंदा रहना है। अब जाओ और किसी के ऊपर भी विश्वास मत करना, बस किम को कॉल लगाना। समंदर के तेज लहरों के बीच उसके दादाजी एक स्माइल देता है और उसके बाद बिजली का एक जोर का फ्लैश, फिर सब कुछ शांत और अंधेरा। नेक्स्ट डे समंदर के कड़ी धूप में काइजर का एक बार आँख खुलता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा सीप था। उसके बाद आँख दोबारा से बंद हो जाता है। फिर वो झटके से चीखते हुए उठता है। ये देखो, ये बच्चा तो अभी भी जिंदा है। बॉस, ये लड़का उठ गया है। जहाज के एक ऊंचे से वॉच टावर से नीचे जंप करते हुए लैंड करता है। भाई काइजर कहता है कि उसके यॉट में रात के टाइम एक हमला हुआ था, बट उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो लोग इटालियन थे। और बॉस इंग्लिश में पूछता है, बताओ तुम कौन से कंट्री से हो? काइजर समझ पाता है और वो कहता है, मैं कंट्री ए से हूँ। वो अपनी फैमिली के कहानी को बोलने लगता है और वो कहता है, तुम अब इटालियन शिप सलेर्नो फैमिली के अंडर में हो। भाई काइजर कहता है, क्या सलेर्नो फैमिली? फिर वो बॉस अपने एक स्वॉर्ड को निकालते हुए काइजर के सामने रखता है और फिर कहता है, मेरे को एक रीजन दो जिस कारण से मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। मैं तुम्हें दोबारा से इस समंदर में नहीं फेंक दूंगा। तुम्हें सबसे पता होगा इस समंदर में खाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम किसी बोझ को नहीं रख सकते। काइजर वहाँ पर पूरी तरीके से बेबस था। उसको कुछ भी आइडिया नहीं था उसे अब क्या करना चाहिए, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर एक पेन को बाहर निकलते हुए कहता है, ये पेन मेरे को मेरे ग्रैंडफादर ने दिया था। मैं असल में बाडानी ग्रुप के थर्ड सन सुजीत बाडानी के पुत्र हूँ, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। भाई बाडानी ग्रुप के नाम सुनते ही वो बॉस भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और फिर वो अपने एक आदमी को कहता है, जरा जल्दी से कंट्री ए के न्यूज को देखो। दोनों आदमी न्यूज पोर्टल को ओपन करते हुए देखने लगता है। फिर चीखते हुए कहता है, बॉस ये लड़का सबसे सही कह रहा है। फिर बॉस आते हुए न्यूज को गौर से देखता है और फिर उसके चेहरे में एक स्माइल खिल जाती है। वो कहता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी उनको कांटेक्ट करो, आज तो लॉटरी लगने वाला है। भाई काइजर कहता है, मैम प्लीज मेरे देश के मैंने अपने लोगों को कॉल करने से पहले मैं अपने दादाजी के एक दोस्त से बात करना चाहूंगा। कंट्री ए का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी कॉल को उठाता है और वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि दूसरी तरफ से सेलिना कहती है, मैंने तुमको एक फोटो व्हाट्सएप में भेजा है, जरा गौर से देखना, ये तुम्हारे ग्रुप के थर्ड सन का लड़का है। भाई दूसरी तरफ ग्रैंडफा का दोस्त किम एक ड्रिंक को पीता है और कहता है, बताओ मेरे को तुम्हें क्या चाहिए? सेलिना बहुत ही मुस्कुराते हुए कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, तुम पनामा कैनल तक आ जाओ और बस 3 करोड़ में अपने लड़के को यहाँ से लेकर जाओ। तुम्हारे पास बस 24 घंटा है। भाई दूसरी तरफ किम ड्रिंक को रखता है और अपने साइड से एक माइक को पकड़ते हुए कहता है, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें 50 लाख, हाँ उस लड़के को खत्म कर दो और मैं तुम्हें 50 लाख रुपए भेजता हूँ। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? 5 मिनटों के अंदर उसके कटे हुए सिर का एक वीडियो बनाकर मेरे को भेजो, पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट तक पहुँच जाएगा। भाई सेलिना कहता है, अगर क्या हो कि तुम ना भेजो तो? भाई किम कहता है, देखो डील बहुत ही सिंपल है, उसे खत्म कर दो और तुम्हें पैसा मिल जाएगा, और अगर तुम नहीं करते तो फिर तुम्हारे कॉल को टैप कर लिया गया है। बस आधे घंटे तक तुम्हारे सामने मिलिट्री पहुंच जाएगा और तुम्हारे ऊपर पूरा चार्जेस लगाए जाएंगे कि तुमने ही उनके फैमिली के ऊपर हमला किया था। और इसके बाद तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे फैमिली के साथ, तुम्हारे देश के साथ क्या क्या होने वाला है, और तुमने ऑलरेडी मेरे 3 मिनट वेस्ट कर दिया है, तो अब पैसे भी तुम्हें नहीं मिलने वाला। जितना कहा है उतना करो। दूसरी तरफ वहाँ पर सारे लोग पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे, जबकि काइजर भी किम के बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? भाई बॉस कॉल को काटता है और कहता है, तो तुमने सुना तुम्हारे सो कॉल दादाजी के फ्रेंड ने क्या कहा? भाई काइजर बहुत ही ज्यादा
घबरा जाता है और वो कहता है प्लीज मेरे को मत मारो, मेरे को छोड़ दो। भाई बॉस काफी ज्यादा सीरियस था और वो कहता है तुमने सुना ना उन लोगों ने क्या कहा, तुम्हारा फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा ही रिच है, हम लोग उनके साथ पंगा नहीं ले सकते। मैं तो ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे साथ साथ जो भी लोग वहाँ पर मरे थे उन सभी का फ्यूनरल भी हो गया होगा। तुम तो एक बिजनेस फैमिली से आते हो, तुम्हें तो पता होगा पैसों के लिए लोग कितने नीचे गिर सकते हैं और ये दुनिया ऐसे ही काम करता है। काइजर वहाँ पर तरीके से सदमे में चला गया था और वो मनी मन कहता है क्या मेरी फैमिली, क्या मेरे अंकल्स, मेरे बुआ, मेरी फैमिली के सारे लोगों ने ये काम किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। काइजर का पैर लड़खड़ाने लगता है। फिर वो अपने पॉकेट से उसी फाउंटेन पेन को बाहर निकालता है और तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और कोई चीखते हुए कहता है बॉस हमारे ऊपर हमला हुआ है, 3 पेट्रोल शिप और एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर हमारे पीछे बिना बात के लग चुके हैं और उन सबके सब में मिलिट्री वेपन है। भाई वो बॉस काफी ज्यादा घबरा गया था और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग तो किसी देश के समंदर में भी नहीं पहुंचे और ये लोग बात भी नहीं करना चाहते। फिर वो काइजर की तरफ देखता है और उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट खिल जाती है और वो कहता है अब समझा मैं, ये सब कुछ इसी लड़के के कारण हो रहा है। तभी काइजर उसी फाउंटेन पेन को अपने बाएं हाथ में मारता है। वहाँ पर सभी लोग हैरान हो चुके थे जबकि काइजर अपने हाथ को काटते हुए कुछ लिखने लगता है। फिर अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए बॉस को दिखाता है। वो कहता है ये है ना तुम्हारे फैमिली का टैटू, मैं भी अब तुम्हारे फैमिली के अंदर शामिल होना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे को मेरे फैमिली से रिवेंज लेने में मदद करो तो मैं एक कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए लॉयल रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई वो बॉस जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है अपनी बात को याद रखना, तुमने जो आज बात करा है उसे कभी भी भूलना मत। आज तुमने अपने हाथ को पहली बार खून से नंगा है और अब से मैं इस चीज को कंफर्म करूंगा कि तुम्हारे हाथ का एक खून जिंदगी भर नहीं मिटेगा। फिर वहाँ से दरवाजे को जोर से किक मारते हुए खोलता है और कहता है तुम बच्चे मेरे पीछे आओ, तुम्हारा ट्रेनिंग आज से ही स्टार्ट होने वाला है। काइजर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुका था बट वो धीरे धीरे उनके पीछे आने लगता है। दिखाया जाता है उनके सामने वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर आ चुका था जबकि वो इटालियन बॉस भी दोनों खंजर के साथ वहाँ पर खड़ा था। फिर शुरू होता है एक इंटेंस बैटल जो कि काइजर के नजरों को, उसके पर्सनालिटी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देता है। अब सीन शिफ्ट होता है 17 साल के बाद। काइजर वापस से लौटा है अपने कंट्री ए पर अपना बदला लेने के लिए, अपने दादाजी के कंपनी को दोबारा से उन गद्दारों से छीनने के लिए। अब के टाइम दिखाया जाता है काइजर ये सब कुछ याद कर रहा था अपने ही दादाजी और पेरेंट्स के राख के पॉट को देखते हुए कहता है और हाँ उनके बॉडी समंदर में मिलना पॉसिबल नहीं है। इसके कारण से क्या होता है कि पुराने जो कपड़े जो कि वो लोग पहनते थे उनको ही जलाकर ये पॉट के अंदर डाला जाता है और उनके कल्चर में इन चीजों को कलेक्ट कर रख दिया जाता है जो कि हमारे कल्चर में नहीं होता। मम्मी पापा अब लोग कैसे हैं? काइजर जब अपनी पिछले मेमोरीज को सोच रहा था अचानक से पीछे से कुछ गाड़ियों का आवाज आता है। वो पीछे देखता है और बस पल भर में उसके ऊपर गोलियों का बरसा लगा दिया जाता है। वो बहुत ही मुश्किल से दौड़ते हुए इसे डॉज करने का कोशिश कर रहा था। वहाँ के पूरे शोकेस को तोड़ा फोड़ा जा रहा था। दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ काले गाड़ी आकर रुके थे और उसके अंदर से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स। एक आदमी अपने पैर को जमीन में ठोकते हुए कहता है एक लड़की को भी एम नहीं कर पा रहे, तुम लोग क्या बनोगे प्रोटेक्टेड? मैं वो मोटा सा आदमी और कहता है मुझे पता नहीं पागल सा आदमी कौन है जिसने कि हमारे बाडानी ग्रुप के सीनियर डायरेक्टर को किडनैप कर लिया। आज तो इसका सामत आई है। तभी साइड से एक ऑफिसर कहता है सर यहाँ पर डायरेक्टर की गाड़ी है। भाई चीफ कहता है आराम से दरवाजे को खोलो। जब वो दरवाजे को ओपन करता है वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त सा धमाका होता है, अर्थात उस गाड़ी के दरवाजे के साथ कोई विस्फोट लगाया गया था। वो चीफ काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके 6 ऑफिसर उसके पीछे खड़े हुए थे। तभी दिखाया जाता है अचानक से एक शैडो की तरह चीज आता है जो कि 3 ऑफिसर के सिर को उसके धड़ से अलग करता है और दूसरे ही पल बाकी के तीनों का भी। फिर वो उस चीप के पेट में एक स्लाइस लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। दिखाया जाता है वो चीप अपने शर्ट के नीचे एक वेस्ट पहना हुआ था और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है लगता है इसने मेरे वेस्ट के ऊपर से भी काफी ज्यादा प्रेशर को रिलीज किया है और जब तक मेरे पास ये वेस्ट है ये मेरे को हानि नहीं पहुंचा सकता। और वो सीधा काइजर के ऊपर जंप कर देता है। काइजर उसको देखता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा बकते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे वेस्ट को मैं फाड़ नहीं सकता। और दूसरे ही पल वो पीछे घूमते हुए उस आदमी के पेट में उसी पॉइंट में दोबारा से हमला करता है और इस पर काइजर ने उस चीप को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। वो चीप अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं करवा रहा था। वो उस आदमी को देखता है और कहता है ये वो कैसे कर सकता है, ये एक कैसा आदमी है। दिखाया जाता है काइजर के चेहरे से खून गिर रहा था और वो एक हाथ छोड़ते हुए कहता है चलो फिर यहाँ का काम समाप्त हुआ। और वो आगे बढ़ता है और एक गाड़ी के दरवाजे को ओपन करता है। उसमें एक बैग था। वो बैग को बाहर निकालते हुए उस गाड़ी के डिक्की को ओपन करता है। उस डिक्की के अंदर वही एडवोकेट था जो कि अभी के टाइम चीफ डायरेक्टर है। वो कहता है प्लीज काइजर मेरे को छोड़ दो, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, ये सब कुछ ऊपर से मेरे को ऑर्डर दिया गया था, मैं तो बस अपने ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा था। तुम्हें पता है ना चेयरमैन को मारने के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है। भाई काइजर उस बैग के अंदर से बहुत सारे पैसे
से नीचे डाल रहा था। फिर वो कहता है यहाँ पर टोटल $1,00,000 या फिर कहे तो 80 लाख रुपए हैं। मुझे पता है 17 साल पहले तुम्हें ये पैसा मिलने वाला था जो कि साहिब से तुम्हें नहीं मिला था। डायरेक्टर अपने चेहरे को उठाते हुए कहता है पैसा? प्रॉमिस? कौन सा? और फिर वो याद करता है कि उसने कहा था उस लड़के को खत्म कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। और फिर वो कहता है भूल जाओ उसके बारे में, वो पैसा मैं ही रख लूंगा। काइजर अभी के टाइम अपने पॉकेट से एक लाइटर को बाहर निकालता है और कहता है उस दिन तुमने मेरे पहले वाली पर्सनैलिटी को मार दिया था तो तुम्हारा पैसा तो तुम्हें मिलना चाहिए था, है ना? फिर वो उसी लाइटर को डायरेक्टर किम के ऊपर फेंक देता है। वो जोर से चीखता है बट काइजर कुछ भी नहीं करता और वो उसे जलते हुए देखता है। फिर अपने पॉकेट से एक सिगार को बाहर निकालते हुए उसी आग में जलाता है और कहता है मॉम, डैड, दादाजी, मेरे को माफ करना, मैंने आप लोगों के बदला लेने में कुछ ज्यादा ही देर लगा दी, बट अब वो वक्त आ चुका है, मैं आप सभी का बदला लूंगा, मैं आप सभी के आत्माओं को शांति दूंगा। वो अपने सिगार को फूंकते हुए वहाँ से निकल जाता है जबकि वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और हर तरफ धुआं फैल जाता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह। वहाँ पर काइजर एक मास्क पहनकर पहुंच चुका था। उसके सामने दोबारा से बहुत सारे बॉडीगार्ड या फिर ऑफिसर्स खड़े हुए थे और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर चलते हुए आ रहे हो? बट दूसरे ही पल काइजर उन सभी के गर्दन को एक स्लैश से काट देता है। उसके आंखों के ऊपर खून के छींटे लगता है। फिर वो आगे बढ़ता है। उसके सामने एक मोटा सा आदमी ग्रीन कलर के टी शर्ट पहनकर बहुत ही डरा हुआ बैठा हुआ था और वो कहता है मेरे पास मत आना, तुम्हें कौन भेजा है? तुम कौन हो? तुम्हें सबसे पता नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? हम लोग बाडानी ग्रुप के लिए काम करते हैं। तुम्हें क्या लगता है इतना मेस फैलाने के बाद तुम बच पाओगे? तुम्हारे पूरे खानदान। भाई काइजर उसे रोकते हुए कहता है तो तुम लोग बाडानी ग्रुप के लिए सिक्योरिटी फार्म का काम करते हो, है ना? तुम लोग उनके डायरेक्टर को बॉडीगार्ड वगैरह प्रदान करते हो, सिक्योरिटी देते हो जब वो लोग बाहर रहते हैं, है ना? भाई वो आदमी के चेहरे में एक मुस्कुराहट खिल जाती है तो वो साइड के और एक दरवाजे को ओपन करते हुए कहता है और बाकी के टाइम तुम उनके ग्रुप के विरुद्ध जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं, उनको पकड़ते हो, असोल्ट करना और कभी कभी तो मार देना, ये सभी काम तुम ही करते हो। इनके लिए तुम सुपर किलर तक भी हायर करते हो, है ना? उस घर के अंदर 3 लोग थे। उनकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब था। वो लोग कुछ बोलने का कोशिश कर रहे थे बट उनके मुंह बंद कर दिया गया था। काइजर एक नाइफ को उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है नाइफ का इस्तेमाल करो और अपने आप को फ्री करो और एक चीज याद रखना, तुम में से किसी ने भी मेरे को नहीं देखा यहाँ पर। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सभी चीज के बारे में तुम लोगों को जानने का कोई भी जरूरत नहीं है। दिखाया जाता है कुछ ही पल में वो सभी लोग अपने आप को फ्री कर लेते हैं। फिर वो नाइफ को काइजर को देते हुए वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। वो मोटा सा आदमी चीख रहा था कि तुम लोग ऐसे भाग नहीं सकते, हम तुम सभी लोगों को जरूर से पकड़ लेंगे दोबारा से, तुम लोग हमारे चंगुल से नहीं निकल पाओगे। वहाँ पर एक व्हाइट हेयर वाला लड़का था। वो एक बार पीछे की तरफ देखता है जबकि वो ग्रीन टी शर्ट वाला आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो कहता है क्या तुम इन्हीं लोगों के फैमिली से आते हो? भाई काइजर अपने मास्क को उतारते हुए कहता है नहीं, मेरे को बताओ बाडानी ग्रुप के इस हफ्ते के शेड्यूल क्या है, वो लोग कहाँ पर जाने वाले हैं, सब कुछ मेरे को जानना है और उन लोगों का नंबर 1 इमरजेंसी मीटिंग कहाँ पर होने वाला है इसका भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। भाई वो आदमी चीखते हुए कहता है तुम होते कौन हो, मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताऊंगा, और अगर मैंने तुमको बताया भी तो मैं, मेरा फैमिली, वो लोग सब कुछ खत्म कर देंगे। भाई काइजर उस आदमी के आंखों के सामने नाइफ को करते हुए कहता है अच्छा तो लगता है तुम अपनी जिंदगी का काफी ज्यादा परवाह करते हो, तो क्यों ना तुम्हारे आंख से इसका शुरुआत करा जाए। तुम बस अपने हाथ को ऊपर करना जब तुम बात करने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ टाइम के बाद सीन शिफ्ट होता है और बिल्डिंग के ऊपर एक क्रिकेट मैच को दिखाया जा रहा था। उसी के नीचे बहुत सारे गरीब लोग सीढ़ियों में सो रहे थे, खा रहे थे। उनका हालत सच में काफी ज्यादा बुरा था। वही काइजर आराम से चलते हुए रास्ते से जा रहा था और वो कहता है काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है, लगता है एक सिगर को खरीदना पड़ेगा, पता नहीं एक सिगर कैसा टेस्ट में होगा। यहाँ पर देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है बट, और वो साइड में एक पोस्टर को देखता है। वहाँ पर एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस का पोस्टर लगाया गया था जिसमें काफी ज्यादा पैसा का डिमांड करा जा रहा था और एक स्पीच को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी प्रेसिडेंट बनने के लिए अपना स्पीच दे रहा था। वो कहता है मैं इस देश से वायलेंस, क्राइम पूरी तरीके से गायब कर दूंगा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर किसी का पर्दाफाश करा जाएगा। हम लोग पब्लिकली टेरर के अगेंस्ट एक युद्ध का आह्वान करते हैं। तभी दिखाया जाता है कोई एक बंदूक को उसके ऊपर ताक करता है और दूसरे ही पल प्रेसिडेंट के सिर को ब्लास्ट कर दिया जाता है। ये हुआ था 1990 में और तब से क्रिमिनल ग्रुप्स के ऊपर कोई भी कुछ भी बोलने का हिम्मत नहीं करता था। और ऐसे ही जब दिन बीतने लगा ये पूरे देश के अंदर गैंग, हत्या मसूली एंड वायलेंस बढ़ने लगा। काइजर ये सब कुछ सोचते हुए एक दीवार के सामने पहुंचता है। वहाँ पर काफी सारे गेम्स, बार और सारे एंटरटेनमेंट की चीजें लगाए गए थे। काइजर कहता है पॉलिटिक्स से जनता का नजर भटकाने के लिए इन सभी एंटरटेनमेंट की चीजों में देश इतना ज्यादा
फंडिंग करा है। अभी तो ऐसा हालत है कि एक कुत्ता भी एक प्रेसिडेंट की सीट के लिए लड़ सकता है। एक तरफ आकाश चूमने वाली बिल्डिंग्स और दूसरी तरफ ऐसी छोटी छोटी घर जिसके अंदर रहना भी मुश्किल है। काइजर एक दुकान में पहुंचता है और वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और पैसा देते हुए कहता है मेरे को एक डिश का पैक चाहिए। दूसरी तरफ और एक आदमी भी सेम रिक्वेस्ट करता है। ये देखकर दोनों का नजर आपस में टकरा जाता है। फिर काइजर दोबारा से कहता है अच्छा मेरे को फिर एक प्लास दे दो। दूसरी तरफ वो आदमी भी सेम रिक्वेस्ट करता है। इससे दोनों का नजर दूसरी बार के लिए भी टकरा जाता है। 30 प्लस ये सब सिगरेट कंपनी का ब्रांड है। फिर दुकानदार कहता है हमारे पास एक ही प्लस का पैक है तो प्लीज मेरे को माफ करना। काइजर हाथ छोड़ते हुए कहता है अच्छा ठीक है फिर वो तुम इसे ही दे दो, मेरे को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो वहाँ से निकल जाता है जबकि वो आदमी बहुत ही गौर से काइजर को जाते हुए देखता है। कुछ टाइम के बाद जब वो आदमी बाहर निकलता है काइजर वहीं पर खड़ा था और वो उसे रोकते हुए कहता है क्या मेरे को एक स्टिक मिल सकता है। वो आदमी कहता है तुम दूसरे स्टोर में जाकर भी आराम से खरीद सकते थे है ना। बट काइजर कहता है मैं यहाँ पर नया हूँ तो मेरे को ज्यादा रास्ते के बारे में पता नहीं है, अगर हो सके तो एक देना। भाई वो आदमी अपने पास से एक सिगरेट को निकालते हुए उसे देता है और कहता है देखो तुम यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकते तो एक स्मोक्ड एरिया पर जाकर ही स्मोक करना। भाई काइजर सिगरेट को पकड़ते हुए उसे बहुत ही गौर से देखता है और फिर कहता है 17 साल तक माफिया में काम करने के बाद मेरे को इंसानी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ पता है। इसके बॉडी को देखकर ही मैं बोल सकता हूँ ये कोई नॉर्मल इंसान तो कतई नहीं था, लगता है इसके ऊपर थोड़ा सा नजर बनाए रखना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है वो आदमी उसी ऑफिस पर पहुंचता है जहाँ पर काइजर ने आतंक मचाया था। वो सिगरेट को फूंकते हुए आगे बढ़ता है और फिर लोगों के कटे हुए जगह को देखने लगता है। वो कहता है इन सभी के ऊपर खंजर से बहुत ही गहरा चोट दिया गया है। अगर इसके लेंथ के बारे में बताया जाए तो ये एक सेमी ब्लेड है, मतलब मिडिल साइज का। फिर वो उठते हुए किसी को कॉल लगाता है। कॉल के दूसरी तरफ से कोई कहता है मैंने तुमको कहा था इस वक्त को ना कॉल करने के लिए। भाई राहुल कहता है सर आपने कहा था आज एक मीटिंग है ना, तो क्या आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक छत पर। कोई कहता है अच्छा तो तुम कहना चाहते हो इन सभी लोगों को भी उसी ने खत्म किया है जिसने की डायरेक्टर किम को मारा था। भाई राहुल हाँ में जवाब देता है और वो कहता है मुझे लगता है ये आदमी जो भी है ये असल में आपके ही पीछे है। दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़का था जो कि आराम से ड्रिंक करते हुए सनसेट का मजा ले रहा था। राहुल कहता है जिस सिक्योरिटी फर्म से बालानी ग्रुप के डायरेक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दिया जाता है वो आज मेरा कॉल नहीं पकड़ रहा था, इसके कारण से मेरे को यहाँ तक आना पड़ा और यहाँ पर किसी सिंगल व्यक्ति ने इन सभी को उस ग्रीन वाले आदमी के आंखों से भी खून गिर रहा था। राहुल उसके आंख को ओपन करते हुए कहता है यहाँ बस सारी चीजों को देखने के बाद मेरे को लगता है कि ये आदमी जो भी था उसके पास वो इमरजेंसी मीटिंग का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहुंच चुका है। वो कहाँ पर होने वाला है, कब होने वाला है, सब कुछ। दूसरी तरफ का वो आदमी अपने रेड वाइन को साइड में रखते हुए कहता है अच्छा जाओ उस आदमी को हंट करो, उसे जमीन के नीचे से भी खोद कर बाहर निकालो। राहुल उस आदमी को गौर से देख रहा था तभी वो नोटिस करता है इसे भी नाइफ से काटा गया है। फिर वो याद करता है काइजर को, वो जब उसके सिगरेट के पैक से सिगरेट उठा रहा था उसके पकड़ने का स्टाइल बिल्कुल एक नाइफ को पकड़ने के जैसा ही था। वो सिगरेट को एक नाइफ की तरह पकड़ा हुआ था। उसके हाथ में काफी सारे स्कार्स थे जो कि बस ब्लेड से ही आ सकता है। फिर राहुल उठते हुए चिराग से पूछता है सर आपकी फैमिली के लोग के कोई भी नाइफ का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ वो आदमी उठते हुए कहता है ये लोग तो एक चाकू से एक एप्पल तक भी काट नहीं सकते, सब के सब तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। बस उस बच्चे को छोड़कर अगर तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो और बहुत ही ज्यादा एंसियस हो तो फिर तुम यहाँ पर आकर हमारे फैमिली को गार्ड कर सकते हो। बस आज के रात के लिए तुम्हें 1 करोड़ दिया जाएगा। अब इसे सुनकर तो राहुल का होंठ कांप उठता है और फिर कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर वो जमीन में लोगों को पड़ा हुआ देखता है और फिर कहता है फिर भी मैं कहना चाहूंगा अब अपने सीक्रेट को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दे, कम से कम 3 गुना तो होना ही चाहिए। दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो आदमी कॉल को रख देता है और जाते हुए कहता है ये बस एक गैंगस्टर है और इसे लगता है ये मेरे को ऑर्डर दे सकता है, पागल कहीं का। फिर अपने कॉलर को टाइट करते हुए आगे बढ़ता है और एक रूम में एंट्री लेता है। दूसरी तरफ राहुल का सीन दिखाया जाता है। वो अपने बॉस से बात कर रहा था। वो कहता है हेलो बॉस मैं राहुल, मैं आज के दिन आ नहीं सकता क्योंकि बाडानी के लोग मेरे को और एक दिन के लिए रखना चाहता है। भाई दूसरी तरफ से कॉल आता है फालतू के बात मत करो, तुम सबसे आज के दिन को वेस्ट करना चाहते हो बस ड्रिंक वगैरह कर। भाई राहुल गुस्सा होते हुए कहता है अरे नहीं उन लोगों ने कहा है बस आज के एक रात के लिए वो लोग हमें 1 करोड़ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तभी जब वो जा रहा था अचानक से वो किसी चीज को नोटिस करता है और फिर कहता है बॉस मैं कुछ टाइम के बाद आपसे बात करता हूँ, लगता है मैं किसी खतरनाक से आदमी से रूबरू हो चुका हूँ। हाँ ठीक है मैं वापस से जाकर आपको इन सभी चीजों का रिपोर्ट देता हूँ। और फिर कॉल को कट कर दिया जाता है। दिखाया जाता है वहाँ पर रासन में गली के साइड में काइजर खड़ा हुआ था। राहुल काइजर की तरफ देखते हुए कहता है क्या एक सिगरेट काफी नहीं था। भाई काइजर कहता है तुम्हारे जैसे एक हट्टा खट्टा सा आदमी वो भी इस एक्सीडेंट के इतने पास, ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे पीछा कर लगता है बहुत ही अच्छा काम किया। भाई राहुल अपने सिर में हाथ रखते हुए कहता है आज का दिन कितना ज्यादा बुरा है, पहले मेरे से
से एक सिगरेट लूटा गया और उसके बाद मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को पूरा दिन फॉलो करा गया है। और फिर वो काइजर की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मैं तुमको पूरे दिन तक महसूस नहीं कर पाया और ये मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। मेरी काइजर आगे बढ़ता है और कहता है, मैं असली बातें शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बाडानी ग्रुप के लिए काम करते हो? भाई राहुल हंसते हुए कहता है, क्या तुमने उस कॉल को नहीं सुना? मैं अभी के लिए उसी के लिए काम कर रहा हूँ। काइजर का नजर बहुत ही ज्यादा गहरा हो जाता है और फिर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए अपने दोनों खंजर को बाहर निकलता है और वो सीधा जाकर राहुल के ऊपर हमला कर देता है, जबकि राहुल भी अपने एक अजीब सी मोटी सी शॉट को बाहर निकालता है। उसका भी नजर काफी ज्यादा टेंस हो चुका था और उन दोनों में एक फियर्स फाइट स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे स्ट्राइक के बाद काइजर एक स्टैंस लेता है, जबकि राहुल बिल्कुल उसके सिर के ऊपर था और वो कहता है, अब मेरा एक एडवांटेज है। और वो अपने स्टिक से हमला करने के लिए जा ही रहा था, बट अचानक से काइजर उसके ऊपर और भी बहुत सारे स्लैश अटैक कर देता है, जिसका प्रेशर काफी ज्यादा था। दिखाया जाता है राहुल का वो आयरन स्टिक टुकड़ों में बट गया था। वो उन टुकड़ों को देखता है और कहता है, क्या ये मेरे आयरन बेड को इतने स्लाइस में काट दिया? बट कब? और वो सामने देखता है, वहाँ पर काइजर अभी नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वो कहता है, जब वो मेरे सामने पीछे साइड में कहीं पर नहीं है तो फिर? और वो ऊपर की तरफ देखता है, काइजर बिल्कुल उसके ऊपर था और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि राहुल बस कहता है, लगता है बाडानी ग्रुप ने सच में एक डेविल से पंगा ले लिया है। भाई राहुल को समझ में आ जाता है कि वो इस ब्लो को किसी भी हालत में संभाल नहीं सकता और दूसरे ही पल वो जमीन में धड़ाम से गिरता है और काइजर साइड में एक स्लाइस करते हुए एक स्टैंस लेता है, अपने आप को रोकता है, फिर अपने नाइफ को क्लीन करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जबकि दूसरी तरफ राहुल जमीन में पड़ा हुआ था और वो कहता है, क्या कोई मजाक है? काइजर उसकी तरफ देखता है, राहुल अभी भी वहीं पर गिरा हुआ था। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इस फाइट से मेरे को सब कुछ पता चल गया कि तुम ही ये पूरा सीन रचा है और आज की रात तुम ही वहाँ पर जाने वाले हो। इन सब के बावजूद क्या तुम मेरे को जिंदा रखना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये एक गलती मैं बहुत ज्यादा पश्चाताप करने के लिए मजबूर करेगा? मैं काइजर जाते हुए कहता है, मेरा कुछ उसूल है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श रहा हूँ क्योंकि तुमने कुछ टाइम पहले मेरे को एक सिगरेट दिया था, बट मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ, मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो दूसरी बार तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी को उस सिगरेट के एक रीपेमेंट की तरह सोच सकते हो। और यही बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जबकि राहुल के चेहरे में एक मुस्कुराहट थी और वो कहता है, क्या मेरी जिंदगी एक सिगरेट के स्टिक की वैल्यू सेम है? और वो आसमान को देखते हुए हंसने लगता है और कहता है, सच में कभी कभी जिंदगी इतना ज्यादा सस्ता भी बन सकता है। दूसरी तरफ रास्ते से गाड़ी को बहुत ही तेजी से जाते हुए दिखाया जाता है। इस गाड़ी को असल में काइजर चला रहा था और वो अचानक से अपने दांतों को टाइट करता है। दिखाया जाता है उसके पेट में एक गहरा चोट लग गया था। इस चोट के बावजूद आज मेरे को एक काम को करना ही पड़ेगा, मैं अपने दूसरे मौका के इंतजार में नहीं रह सकता। मैं 17 साल से जिस पल का इंतजार कर रहा था वो पल अब मेरे से 30 मिनट के दूरी पर है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है बाडानी ग्रुप के सीक्रेट बिल्डिंग पर। वहाँ पर एक लड़की बैठकर रेड वाइन पी रही थी और वो कहती है, क्या कुछ पता चला कि डायरेक्टर किम को किसने खत्म किया? ये है जूली बाडानी, जो कि बाडानी की पहली बच्ची थी। साइड में और एक आदमी अपने सिगरेट को बाहर निकलते हुए कहता है, मेरे को लगता है ये कोई फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है क्योंकि उसके सीक्रेट 2 लवर थे और उसने बहुत सारे फैमिलीज बसा रखे थे। शायद से उसके किसी बच्चे का दिमाग सड़क गया होगा और उसी ने शायद से ये सब काम किया है। और इस आदमी का नाम है सियोंग बाडानी, जो कि बाडानी के दूसरा लड़का है। वो दोनों जब बात कर रहे थे, साइड में और एक आदमी कहता है, कंपनी के अंदर किंग को जो स्टेक्स थे उसे दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये है जोंगुन बाडानी, ये भी एक सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कि बाडानी के 4th सन है। तभी कोई टेबल में अपने हाथ पर रखते हुए कहता है, सबके सब शांत हो जाओ, ये एक फैमिली मीटिंग है। और ये आदमी है गुहो बाडानी, जो कि बाडानी के पहला लड़का है और अभी के टाइम यही कंपनी का चेयरमैन है। वो कहता है, बताओ चिराग क्या खबर है? दिखाया जाता है उसके साइड में वही लड़का खड़ा हुआ था और ये लड़का असल में और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन गुहो का ही एल्डेस्ट सन है। और वो कहता है, उस सीन में टोटल 2 एम्प्लॉइज बच गए थे, तो उन सभी को हम लोगों ने पकड़कर बॉडी में 2 बुलेट डालकर समंदर में फेंक दिया और हम लोगों ने इस पूरी सिचुएशन को देश के पुलिस और एजेंसीज के साथ बात कर पूरी तरीके से हैंडल कर लिया है। दिखाया जाता है गुहो काफी ज्यादा चिढ़ गया था और वो उठते हुए चिराग के सिर में अपने वाइन के ग्लास को तोड़ देता है। वहाँ पर उसके सारे अंकल्स और आंट पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। फिर गुहो उससे पूछता है, बताओ मेरे को ओसियोंग गैंग का क्या हुआ? दिखाया जाता है चिराग के सिर से रेड वाइन के साथ साथ थोड़ा सा खून भी मिलकर नीचे गिर रहा था। देखने में लग रहा था वो काफी ज्यादा गुस्सा है, बट दूसरे ही पल वो हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने ओसियोंग गैंग के साथ भी बात कर लिया है, उन लोगों को भी इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मैंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए उनमें से एक आदमी को भेजने के लिए कहा, उन लोगों ने भेजा भी था बट वो इनोसेंट था। उसका नाम था राहुल चैन, वो उनका 17th कमेंट था। बट तभी गुहो दोबारा से इस बार पूरे वाइन के बटल को ही चिराग के सिर में फोड़ देता है। फिर उससे आराम से पूछता है, अब तो 24
24 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है और तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि हमारे डायरेक्टर को किसने खत्म किया और तुम यहाँ पर ओसियोंग गैंग के बारे में बता रहे हो जिसने की 17 साल पहले हमारे पिताजी बडानी एंड तीसरे भाई सुजीत को खत्म किया था। तुम्हारे जैसे फालतू के बच्चे का हमारी इस मीटिंग में रहने का कोई भी हक नहीं है। दिखाया जाता है चिराग की सिर अब रेड पड़ चुका था, उसके सिर से खून गिर रहा था, बट वो वापस से हंसते हुए कहता है अभी तक तो वो इसी देश के अंदर है और जब तक वो इस देश के अंदर है वो लोग हमारे हाथ के अंदर ही है। मुझे बस 12 घंटे दे दो, मैं उसको आसमान छान के जमीन खोद के निकल कर आपके सामने पेश करूंगा। भाई आंट जूली कहती है इन लोगों का रिलेशन अभी भी वैसा ही है और वो साइड में अपने दूसरे भाई को पूछता है हमारे बड़े भाई अपने बच्चे के लिए इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बनना थोड़ी अच्छा है। तभी उसका सेकंड ब्रदर कहता है ये इसलिए नहीं है कि वो उसके बच्चे को हेट करता है या फिर वैसा कुछ, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो उसके बच्चे से डरता है। वो उसके बच्चे को डोमिनेट करना चाहता है, अपने कंट्रोल के अंदर रखना चाहता है। दिखाया जाता है चिराग सामने बढ़ता है और तभी वो एक लड़की से कहता है मेरे को जल्दी से जल्दी एक टॉवल दो और मेरा मोबाइल जल्दी जल्दी। दिखाया जाता है वो अपने सिर को एक टॉवल से पोंछते हुए अपने मोबाइल को देख रहा था और फिर हल्के से उस लड़की से कहता है हे जिनी क्या वो लड़का यहाँ पर पहुंचा? जिनी कहती है हमारे सारे बॉडीगार्ड एंड प्रोटेक्टर सिक्योरिटी सब कुछ तैयार है। फिर चिराग अपने फेस से रेड वाइन को चाटते हुए कहता है मेरे को काफी ज्यादा ही गुस्बम्स आ रहा है। अपने बिछड़े हुए भाई के एंट्री थोड़ा सा शानदार तो बनना ही चाहिए है कि नहीं। दूसरी तरफ राहुल अपनी गाड़ी से जा रहा था और वो मनी मन कहता है मैं हमेशा से इस बाडानी ग्रुप की फैमिली के ऊपर नजर बनाए रखा था। मेरे दादाजी जो कि पिछले चेयरमैन था उसके जहाज में मरने के बाद मेरे बड़े अंकल कुहो नेक्स्ट डे चेयरमैन बन गए, जैसे कि उन लोगों को पहले से ही पता था। उन लोगों ने पहले ही सोच रखा था। उसने बहुत सारे फ्रैक्शन के साथ ओसियोंग गैंग के साथ काम किया और अपने इन्फ्लुएंस को पूरे देश के अंदर फैलाते रहे। बट मेरे दादाजी जैसे कि फैमिली मीटिंग्स को रखते थे उसके सीक्रेट एनेक्स बिल्डिंग के अंदर, इनकी ट्रेडिशन भी अभी भी वैसा ही है। वो लोग अभी भी मेरे दादाजी के द्वारा बनाए गए सारे रूल्स को, सिस्टम को, ट्रेडिशन को अभी भी फॉलो करते हैं। बस उनकी सीट को छीनने के लिए उन लोगों ने मेरे ग्रैंडफा, मेरे पिताजी, मेरे मॉम सबको खत्म कर दिया और उन लोगों ने मेरे को भी मारने का कोशिश किया। तभी दिखाया जाता है सिक्योरिटी ऑफिस का सीन। वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था और वो कहता है एक गाड़ी आ रहा है। वो अपने चीफ को कॉल करता है और कहता है सर क्या और भी कोई गेस्ट आने वाला है? चीफ कहता है नहीं। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर कहता है एक गाड़ी बहुत ही तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ा है और वो अपने स्पीड को घटा भी नहीं रहा। चीफ कहता है जल्दी से जल्दी ऑब्स्टिकल को एक्टिव कर दो। दिखाया जाता है जमीन से कुछ छोटे छोटे पिलर्स बाहर आने लगता है। भाई काइजर ब्रेक देने की जगह गाड़ी की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरी तरफ मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर राहुल के फोर्थ अंकल उसका तारीफ कर रहा था और बाकी के लोग भी आराम से फैमिली वाली बातें कर रहे थे। भाई दूसरी तरफ काइजर अपनी गाड़ी के सीट बेल्ट को ओपन करता है। दिखाया जाता है गाड़ी एक पिलर से टकराता है और सामने से पिचकने लगता है, जबकि काइजर गाड़ी से जंप कर दिया था। काइजर सीधा बिना बात के उन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देता है। वो बस पलकों में उन सारे को काट कर आगे बढ़ गया था और फिर एक स्टैंस लेते हुए कहता है मैं वापस से आ चुका हूँ, आज मेरे को कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। आंट जूली कहता है बाहर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा है, वो भी इतने जोर जोर से। तभी फोर्थ अंकल कहता है लगता है ये घर के मेन गेट पर हो रहा है, भतीजे जरा जाकर देखना। तभी चिराग हंसते हुए कहता है इन सब का कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर सारे बॉडीगार्ड अपनी अपनी बंदूक को उठाते हुए सभी फैमिली मेंबर्स को टारगेट में ले लेता है। आंट जूली बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और वो कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है। सभी ओल्ड भाई बहन अपने आसपास देखते हुए कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी चिराग एक टॉवल से अपने फेस को पोंछते हुए उठता है। चेयरमैन कुहो कहता है चिराग क्या ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है? चिराग हंसते हुए कहता है आपको तो सब कुछ पहले से ही पता था है ना, और इसी के कारण से आप मेरे को हमेशा से डोमिनेट करने का कोशिश करते थे क्योंकि आप मेरे से डरते थे। आप सोचते थे कि आपका भी वही हसर होगा जो कि ग्रैंडफा का हुआ था, क्योंकि जिसने अंकल और ग्रैंडफा को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि मैं खुद था। मैंने अपने हाथों से उनको मौत के घाट में सुला दिया था। सेकंड अंकल जोर से टेबल में हाथ पटकते हुए उठते हुए कहता है चिराग क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें लगता क्या है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? भाई चिराग अपने गले के पास के रेड वाइन को पोंछते हुए कहता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपने आप को यहाँ पर साफ कर रहा हूँ। भाई फोर्थ अंकल कहता है हे तुम लोग अपने अपने गन्स को नीचे करो। अंजुली कहता है योंगमिन तुम क्या सच में इस चिराग के लिए मेरे से बिछड़े करना चाहते हो? योंगमिन कहता है सॉरी मैम मेरे को माफ कर देना। और हमें बताया जाता है ये है असल में अंजुली का पर्सनल बॉडीगार्ड। दूसरी तरफ स्कारफेस कहता है देखिए आप लोगों से हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, बट आप लोगों को बिट्रे करने का जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा ही बड़ा है। ये है जुनहो जो कि सियोंग बडानी अर्थात सेकंड अंकल के पर्सनल बॉडीगार्ड है। तीसरी तरफ होंग जो कि फोर्थ अंकल के पर्सनल बॉडीगार्ड है। वो कहता है हम लोगों ने तुम्हें बहुत बार कहा था कि हमारे सैलरीज को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, पर तुम लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। भाई साइड में जेनी जो कि चिराग का पर्सनल बॉडीगार्ड है वो भी शूटिंग पोजीशन पर खड़ी हुई थी। तभी चेयरमैन गुहो कहता है अच्छा तो सभी का पर्सनल बॉडीगार्ड यहाँ पर बिट्रे कर
रहा है और वो साइड में देखते हुए कहता है, क्या अब तुम भी इस लिस्ट में अपना नाम लिखा रहे हो? तुम्हें बचपन से मेरे पिताजी ने और बाद में मैंने खिलाकर पिलाकर यहाँ तक पहुँचाया है और आज तुम नरक हराम बन रहे हो जुनसू। दिखाया जाता है उसके साइड में एक व्हाइट हेयर वाला आदमी खड़ा हुआ था और वो कहता है, सर मेरा जॉब आपको प्रोटेक्ट करना कभी भी नहीं था। मेरा जॉब है बाडानी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना। और हमें बताया जाता है ये है जुनसू बेक जो कि बाडानी ग्रुप के पूरे सिक्योरिटी ग्रुप का इंचार्ज है। तो फोर्थ ब्रदर चीखते हुए कहता है, हम लोग अभी पुरानी टाइम पर नहीं रह रहे कि तुम किंग को मारकर उनके भाई बहनों को मारकर राजपाट अपने हाथ ले लोगे। डायरेक्टर कमेटी तुम सभी लोगों को, और वो कुछ और क्या पता, उसके सिर में कोई बंदूक को ताक करता है और दूसरे ही पल शूट कर देता है। और फिर उसका पर्सनल बॉडीगार्ड कहता है, पूरे जिंदगी भर तेरा बहुत बकबक सा है, कम से कम मौत के पहले तो चुप कर जाता। मेरी सेकंड अंकल एंड बड़ी आंट को भी एम में ले लिया जाता है और दूसरे ही पल उनको भी खत्म कर दिया जाता है। फिर चिराग अपने रुमाल को अपने बॉडीगार्ड को देते हुए आगे बढ़ता है। उसका पिताजी चेयरमैन कुहो कहता है, उस दिन जब तुम्हारे सारे भाई बहन अचानक से मर गए और उसके बाद उस दिन जिस दिन तुम्हारे मॉम ने मेरे से डिवोर्स ले ली, वो भी बिना किसी सेटलमेंट मनी का डिमांड करते हुए, उसी दिन मेरे को समझ में आ गया था ये सब कुछ होने वाला है। मुझे पता था इन सब के पीछे तुम ही हो, इसी के लिए मैं तुमसे दूर दूर रह रहा था। बे चिराग अपने उंगली में बंदूक को घुमाते हुए कहता है, अच्छा बट तुम्हें तो ये भी पता है कि मेरे जहनों में तुम्हारा ही खून बह रहा है, जिसने की ऑर्डर दिया था अपने ही पिताजी को अपने ही भाई को खत्म करने के लिए। अगर तुम करे तो सब कुछ ठीक है और अगर मैं करूँ तो मेरा कैरेक्टर ढीला है। और फिर अपने गन को गुहो अर्थात उसी के पिताजी के सिर में करते हुए कहता है, मुझे पता है उस दिन ग्रैंडपा को किसने जहाज से फेंक दिया था। तभी गुहो जोर से चीखते हुए कहता है, तो मैं वहाँ पर क्या करता? अगर मैं उस दिन उन दोनों को खत्म ना करता तो फिर चेयरमैन का सीट कभी भी मेरा नहीं होता। मेरा तीसरा भाई बहुत ही ज्यादा जीनियस था, वही बनता नेक्स्ट चेयरमैन। तभी चिराग गुहो से अपने सिर टकराते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, अच्छा तो फिर तुमने क्यों डिक्लेयर नहीं कर दिया कि तुम्हारे बाद कौन नेक्स्ट चेयरमैन बनेगा? तुम्हारा कुछ दूसरा प्लान भी था, है ना? देखा जाता है गुहो बहुत ही ज्यादा ही डर गया था और वो कहता है, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं तुम्हें चेयरमैन बना देता तो फिर दूसरे ही दिन तुम मेरे को खत्म कर देते। तभी चिराग थोड़ा सा दूर हटते हुए अपने सांस छोड़ते हुए कहता है, आज मैं मान गया, बाप तो बाप होता है, उसको पहले से ही सब कुछ पता है। तभी गुहो कहता है, अगर तुम मेरे को आज खत्म कर दिए तो फिर ये चीज याद रखना कि तुम्हें भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। अभी देश मोनार्की से नहीं चलता, गवर्नमेंट को सब कुछ पता चल जाएगा। तभी चिराग हंसते हुए कहता है, मैं इतना भी ज्यादा बुद्धू नहीं हूँ, मेरे को इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही पता है। विद्रोह कर कूप कर किसी को खत्म कर अभी के टाइम पावर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कोई भी तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बट मजे की बात यह है कि बाहर तुम जो साउंड सुन पा रहे हो ना, वो कोई मेरा आदमी नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, तो फिर वो कौन है? चिराग उसके दिल में गोली चलाते हुए कहता है, वो है तुम्हारे तीसरे भाई का बेटा काइजर। दूसरी तरफ फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिसर गोली चला रहा था, भाई काइजर बिना रहम के उन लोगों को काटता फिर रहा था। सारे ऑफिसर्स कहते हैं, फोकस करो, सभी एक साथ गोली चलाओ, कोई भी रुकेगा नहीं। भाई काइजर बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था और वो मनी मन सोचता है, पहले जिस फोर्स के साथ मैंने फाइट किया था उनसे ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं, काफी ज्यादा ट्रेंड हैं, बट इन लोगों को मैं अपने रास्ते का रुकावट बनने नहीं दूंगा। वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, जबकि आसपास गोलियों को जमीन में टकराते हुए दिखाया जाता है। काइजर तेजी से आगे बढ़ता है और एक सोल्जर को अपनी ढाल की तरह पकड़ लेता है। वो पीछे घूमते हुए कहता है, प्लीज सारे लोग रुक जाओ, गोली मत चलाना। बट सारे लोग गोली कर देते हैं, जो कि सीधा सीधा उसी बॉडीगार्ड के पीठ में आकर लगता है। भाई काइजर उसके ऊपर से जंप करते हुए एक सोल्जर के कान के फ्रंट को 2 हिस्सों में काट देता है, फिर पलकों में सारे लोगों के सिर को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। एक ऑफिसर कहता है, जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, जल्दी अंदर जाओ। दूसरा ऑफिसर कहता है, यस सर। और वो जब आगे बढ़ ही रहा था, काइजर पीछे से अपने नाइफ को फेंकता है, बट सामने और कोई आकर उस नाइफ को रोक लेता है। दिखाया जाता है वहाँ पर एक ब्लू कलर का चश्मा पहनकर एक और ऑफिसर आ चुका था और वो कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस एक लड़के को भी इतने लोग मिलकर संभाल नहीं पा रहे। अंदर से कहा गया है इतना ज्यादा शोर ना मचाने के लिए। दिखाया जाता है यहाँ पर 3 लोग आए थे जो कि अलग अलग ब्रांच के सिक्योरिटी हेड थे। भाई काइजर बाकी के ऑफिसर्स को भी खत्म करते हुए आगे बढ़ता है। तभी एक टांकलू आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों पीछे ही रहो, इसके साथ मैं अकेले डील कर सकता हूँ। भाई काइजर अपने दांत को चरकता है, उसके पेट के बुक कटे हुए जगह में काफी ज्यादा दर्द कर रहा था और दूसरे ही पल एक घूंसा उसके आंखों के सामने आ चुका था। वो बहुत ही मुश्किल से उसे रोकता है और बहुत ही दूर खिसकते हुए जाता है। फिर दूसरे ही पल वो आदमी दोबारा से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। भाई काइजर बहुत ही सीरियस होते हुए कहता है, ये टाइम अपनी इंजुरीज के बारे में सोचने का नहीं है, ये है मेरे मकसद को पूरा करने का टाइम। और दिखाया जाता है वो उस ऑफिसर को 2 टुकड़ों में काट कर आगे बढ़ गया था और इसे देखकर बाकी के दोनों सीनियर सिक्योरिटी गार्ड भी हैरान हो चुके थे। क्रिस अपने एक नाइफ को उनके तरफ फेंकता है। भाई उन दोनों को लग रहा था वो लोग आराम से इस नाइफ को रोक सकता है, बट ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। काइजर सीधा उनके पास पहुंचते हुए उन दोनों के मुंह में घूंसा और किक मारता है। दिखाया
दिखाया जाता है वो ऑफिसर जब साइड में घूमते हुए काइजर को देखने ही जा रहा था, काइजर अपने उड़ते हुए नाइफ को पकड़ता है और सीधा उसके गर्दन को काट देता है। कुछ ही टाइम के अंदर वो उन सभी लोगों को खत्म करते हुए दरवाजे के सामने बढ़ता है। वहाँ पर उसका एक नाइफ गिरा हुआ था, उसे वो उठाता है और मनी मन सोचता है मैंने जितना सोचा था इन लोगों को खत्म करने में उससे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, बट कोई ना, बस वो लोग भाग ना जाए। वो घर के अंदर धीरे धीरे एंट्री ले रहा था तभी वो उसी मीटिंग हॉल पर पहुंचता है। टेबल में चिराग बैठा हुआ था और वो कहता है तो तुम फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हो। वो अपने बंदूक को निकालता है और कहता है लगता है बहुत ज्यादा थक चुके हो, यहाँ पर आकर बैठो और आराम से थोड़ा सा रेस्ट ले लो। भाई काइजर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो आसपास देखता है वहाँ पर हर तरफ खून फैला हुआ था। उनके सारे अंकल्स को ऑलरेडी खत्म कर दिया गया था, उसके बुआ का भी सिर पर गोली कर दिया गया था और फिर वो सामने देखता है चेयरमैन गुह को भी खत्म कर दिया गया था। भाई चिराग टेबल से उतरते हुए कहता है मैंने जितना सोचा था उससे भी तुम्हारा हालत काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है आजकल सिक्योरिटी गार्ड को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है तो काइजर कैसे हो तुम, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ? काइजर कहता है तुम तो चिराग बड़ा नहीं हो, है ना, गुहो का बड़ा बेटा। भाई चिराग हंसते हुए कहता है अच्छा हम लोग इतना भी ज्यादा क्लोज नहीं है कि तुम मेरे डैड के नाम इतने आराम से ले सको। तुम्हारा और मेरे पिताजी की उम्र में एक बहुत बड़ा गैप है, तो तुम अगर थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज को याद करते हुए कहो तो अच्छा होगा। भाई काइजर काफी ज्यादा सीरियस था। चिराग कहता है मैं यहाँ पर वेट कर रहा था क्योंकि मेरे को लगा कि 17 साल के बाद मेरा भाई आ रहा है, उसके साथ बिना बात के मैं चला जाऊंगा, ये तो देखने में काफी ज्यादा बुरा लगेगा, है ना, तो इसी के कारण से मैं सभी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए जाना चाहता था। अच्छा बताओ कि तुम्हें 17 साल पहले उस दिन के बारे में याद है, उस दिन जिस दिन इटालियन माफिया ने तुम्हें बचा लिया था? तभी पीछे से जेनी आते हुए कहता है सर हेलीकॉप्टर तैयार हो चुका है, जल्दी से आइए, ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी चिराग उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये काफी ज्यादा एनोइंग है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जब बात करूँ तो तुम मेरे मिडिल में आकर मत टोकना। भाई काइजर तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो अचानक से किसी चीज को नोटिस करता है और वो कहता है ये वॉइस तो मैंने पहले भी सुना है, जिसने मेरी फैमिली को 17 साल पहले खत्म किया था। और वो याद करता है। एक सोल्जर कहता है ये कितना ही ज्यादा एनोइंग है, पूरे शिप के अंदर एक्सप्लोजन लगा दो, इस सीन को खत्म करने के बाद इस पूरे शिप को ही उड़ा देना। काइजर जोर से चीखता है चिराग ये सब कुछ तुमने ही किया था, है ना? चिराग एक डेविली से मुस्कुराहट देता है और वो कहता है अच्छा मैं, तुम क्या कह रहे हो, इतने आराम से मेरे राजों को उजागर मत करो, क्योंकि क्या है ना मेरा हाथ बहुत ज्यादा खुजलाता है, पता नहीं क्या हो जाए और गलती से मैं तुम्हें मार दूं। भाई काइजर कहता है अगर दम है तो आगे बढ़ो और आज मैं तो यही करने के लिए आया हूँ। भाई चिराग और भी कुछ कह रहा था, जबकि काइजर सोचता है अगर मैं अच्छी तरीके से इसके बातों के ऊपर गौर करूँ तो फिर इसको पहले से सब कुछ पता है कि मैं 17 साल पहले सर्वाइव कर गया था, मैं अभी तक जिंदा हूँ और मैं सलीर्नो फैमिली के अंदर बड़ा हुआ हूँ और अभी मैं इस देश के अंदर आ चुका हूँ, ये भी इसे पता है। और फिर भी इसने कोई भी हरकत नहीं किया और जब मैं यहाँ पर पहुंचा इसने अपने ही फैमिली मेंबर्स को खत्म कर दिया। लगता है ये एक बहुत बड़ा चाल है। भाई दूसरी तरफ चिराग कहता है अरे मैं इतने सारी बातें कर रहा हूँ, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा, जाओ और शो को स्टार्ट करो। दिखाया जाता है साइड से एक साया आगे बढ़ता है, जबकि काइजर भी अपने नाइफ को कस के पकड़ लेता है और काइजर समझ पाता है यहाँ पर असल में चल कर रहा है। वो मीडिया और गवर्नमेंट को कहेगा कि उसके फैमिली को असल में मैंने खत्म किया है और वो खुद सक्सेसफुली बाटनी ग्रुप के चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट के सीट को कब्जा कर लेगा। तभी उसके सामने फोर्थ अंकल के पर्सनल बॉडीगार्ड दोनों गन को लेकर खड़ा हुआ था। वो कहता है तो यंग मास्टर क्या हम लोग गेम को स्टार्ट कर सकते हैं? काइजर अपने नाइफ को आगे बढ़ाता है और फिर वो पागल आदमी गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। काइजर उन गोलियों को अपने नाइफ के द्वारा रोक रहा था। दिखाया जाता है एक गोली जब सामने आता है काइजर अपने नाइफ से सीधा सीधा उसे रोकता है। उसका प्रेशर काफी ज्यादा था, वो ऑफिसर बिना रुके गोली करता ही जा रहा था और काइजर उन्हें डॉज करते हुए उसके तरफ आगे बढ़ता है। तभी सेकेंड अंकल के पर्सनल बॉडीगार्ड स्कार फेस पहुंच जाता है और वो सीधा काइजर को एक किक मारता है। काइजर को काफी ज्यादा चोट लगता है और वो मनी मन कहता है मेरे को पहले से ही पता था यहाँ पर एक तो नहीं होगा। वो वहाँ से जंप करते हुए उनसे थोड़ा सा दूर आ जाता है। भाई वो येलो हेयर अपना गोली चलाना कंटिन्यू करता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है जैसे कि इन्फॉर्मेशन था यंग मास्टर काफी ज्यादा तेज है और जब वो गोली रोकता है स्कारफेस वहाँ पर पहुंचकर काइजर को एक किक मारने की कोशिश करता है। काइजर बहुत ही पास से इसे डॉज करता है। स्कारफेस कहता है तो यंग मास्टर का सक्सेस का राज असल में फ्लेक्सिबिलिटी है। लोग कहते हैं मैं भी काफी ज्यादा तेज हूँ। दिखाया जाता है उन दोनों में बहुत ही फियर्स बैटल स्टार्ट हो जाता है। काइजर कहता है बाहर जो लोग थे उनके साथ इनका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, ये लोग उनसे काफी
काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और मेरी स्पीड के चोट के साथ इनके साथ फाइट करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फिर वो चिराग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है लगता है वो अब अपने गार्ड को डाउन कर रखा है। जब तक प्रेसिडेंट का गार्ड जुनसो बेक नहीं है तब तक मैं इन लोगों को संभाल सकता हूँ। उसके साइड वाले उस लड़की को भी एक ऑफिसर लग रहा है। तो यहाँ पर टोटल 3 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड है। और जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था अचानक से स्कारफेस वहाँ पर उसे पंच करने के लिए पहुंच जाता है। तभी वो स्कारफेस के एक आंख को देखता है। उसके आंख में रिफ्लेक्ट हो रहा था कि काइजर के पीछे कोई तो एक है। भाई दिखाया जाता है उसके बड़े बुआ का पर्सनल बॉडीगार्ड आ चुका था एक शॉट के साथ। काइजर इसे बहुत ही पास से डॉज करता है। भाई वो दोनों ऑफिसर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो कहते हैं तुम्हारा इंस्टिंक्ट तो काफी ज्यादा सही है। भाई दिखाया जाता है काइजर जमीन में अपनी घुटनों के बल बैठ गया था और वो मनी मन सोचता है लगता है यहाँ पर बस से चारों ही हैं। भाई वो तीनों ऑफिसर अब तैयार हो चुके थे काइजर के साथ फाइट करने के लिए। तभी योलो हेयर वाला अपने गन को रिलोड करते हुए कहता है मैं तो बस सोच रहा हूँ इसे खत्म करने का क्या रिवॉर्ड मिलेगा। वहाँ पर वो तीनों के साथ अब फाइट करने लगता है। जबकि दूर से चिराग ये सब कुछ देख रहा था। वो कहता है 2 गनमैन और एक के साथ हैंड टू हैंड फाइट करना इसे देर तक कंटिन्यू करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है ना। तुम्हारी स्पीड के बारे में तुम्हारी ताकत के बारे में मैंने काफी सारे रिसर्च करे थे और इन सभी लोगों को उन्हीं के हिसाब से ट्रेनिंग दिया गया है। उनका बस मेन टारगेट है तुम्हें खत्म करना। मैंने सोचा था मैं तुम्हें बम से उड़ा दूंगा बट मेरे को लगा तुम एक हीरो की तरह फाइट करते हुए तड़पते हुए मरते हुए देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। दिखाया जाता है काइजर दीवार तक पहुंच चुका था और स्कारफेस बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। भाई योलो हेयर कहता है तुम कितना ही ज्यादा तेज बन जाओ अब तुम पूरी तरीके से एक कॉर्नर में आ चुके हो। तुम अब किसी भी तरीके से बच नहीं सकते। भाई स्कारफेस तेजी से एक बहुत ही ताकतवर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। काइजर अब सच में काफी ज्यादा डर चुका था। भाई चिराग हंसते हुए कहता है बहुत ही तगड़ा शो दिखाया काइजर एकदम से मजा आ गया। बट जैसे कि हर शो खत्म होता है अब तुम्हारा भी बारी आ चुका है। काइजर को एक जबरदस्त पंच लगता है जिससे कि पीछे के दीवार के अंदर भी दरारे पड़ जाते हैं। भाई काइजर याद करता है 4 साल पहले एक स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो इटालियन बॉस कहता है काइजर तुमने ये क्या कर दिया। मैंने तुम्हें एक ट्रेटर को सजा देने के लिए कहा था उसको लेकर कोई पेंटिंग बनाने के लिए नहीं। दिखाया जाता है वहाँ पर किसी को सीलिंग से लटका दिया गया था। भाई खून का स्मेल हर तरफ फैल रहा था जिससे कि वो इटालियन बॉस भी वहाँ पर उल्टियाँ करने लगता है और आसपास के सभी लोगों का रूह कांप उठता है। बॉस कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपना काम शांति से करो। इतना ज्यादा मेस फैलाने का क्या जरूरत था। तुम्हारी स्पीड और तुम्हारी ताकत के हिसाब से तुम ये सभी काम बस एक पलकों में कर सकते थे। किसी को कानों कान खबर नहीं होता। दिखाया जाता है ये गद्दार असल में और कोई नहीं बल्कि वही रेड हेयर वाला मोटा सा आदमी था जिसने कि काइजर को पानी से बाहर निकल के ले आया था। वो बॉस कहता है मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि ये लोरेंसो तुम्हारा एक बहुत ही करीब का दोस्त था। तुम बचपन में उसके साथ खेलते हुए बड़े हुए हो बट उसको इतने ब्रूटली खत्म करना और भी कितने सारे लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ केंद्रित कर सकता है तुम्हें पता है ना। फिर वो घूमते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ इतना क्रूर मत बनो और दोबारा से ऐसा काम मत करना। भाई काइजर बहुत ही गंभीर आवाज से कहता है फिर उनको कभी भी पता नहीं चलेगा। वो बॉस को कुछ समझ में नहीं आता और वो काइजर की तरफ देखता है। काइजर वहाँ पर खड़ा हो चुका था और वो कहता है अगर सलीनो फैमिली को किसी ने धोखा दिया है और उसे अगर मैं बहुत ही आराम से खत्म कर देता तो बाकी के लोगों को इसके बारे में पता कैसे चलता। मेरे को एक एग्जाम्पल सेट करना था एक ऐसा एग्जाम्पल जिसे हर कोई याद रखे। कोई भी अगर आपके फैमिली को बिट्रे करने का कोशिश करे तो फिर वो करने से पहले उसका रूह कांप उठे। इस चीज को क्लीन करने का कोई जरूरत नहीं है। हर किसी को इसके बारे में जानने दो। जब ये बात इसके मुंह से दूसरे के पास जाएगा इसका ब्रूटलिटी और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा और सभी लोगों को पता चल जाएगा कि सलीनो फैमिली के अंदर अगर तुम आए हो तो तुम और कुछ भी करो गद्दारी नहीं कर सकते। वो बॉस कहता है अच्छा तो तुमने इतना ज्यादा ब्रूटलिटी दिखाई जिससे कि तुम बाकी के लोगों को एक वार्निंग दे सको और फ्यूचर में जाकर और किसी अपनों का खून बहाना ना पड़े। फिर बॉस उस आदमी की तरफ देखता है। उस विक्टिम आदमी का आंख अभी भी ओपन था। फिर काइजर की तरफ फिर हंसते हुए बोलता है इतना सब कुछ करने के बाद भी इस लड़के के चेहरे में एक भी खून का बूंद नहीं लगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसके कारण से मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ तुम्हें हमारा जॉब छोड़ देना चाहिए। तुम इसके लिए नहीं बने हो। दिखाया जाता है अब के टाइम स्कारफेस के सामने से रोशनी निकल रहा था। दिखाया जाता है स्कारफेस के मुंह से भी खून निकल जाता है। वही दूसरी तरफ चिराग और जेनी भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। दिखाया जाता है काइजर ने उस स्कारफेस के सीने को पूरे तरीके से फाड़ दिया था। जूली का बॉडीगार्ड उसे एक गोली करने के लिए जा ही रहा था बट काइजर सीधा उसके सामने आते हुए उसके एक आंख को फोड़ देता है। फिर हमें बताया जाता है काइजर का जो रियल स्ट्रेंथ है इसे अभी तक बहुत ही कम लोगों ने देखा है और जिसने देखा है वो इस दुनिया के अंदर जिंदा नहीं रहा। भाई सामने वो येलो हेयर वाला अंधाधुंध गोली चला रहा था और वो चीखता है अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। भाई पीछे से सिक्योरिटी का बॉस आता है और वो कहता है यंग मास्टर चिराग हेलीकॉप्टर तैयार है और वो कहता है जेनी यंग मास्टर को लो और यहाँ से निकल जाओ, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। फिर वो काइजर की तरफ आगे बढ़ता है। भाई एक गोली काइजर के सीने के बहुत ही पास आ चुका था बट काइजर का नजर दूसरी तरफ चला जाता है। वो देखता है चिराग को वहाँ से जाते हुए। वो
वो जोर से चीखता है, चिराग तुम मेरे से बचकर नहीं जा सकते। दिखाया जाता है वो येलो हेयर वाला लड़के के दोनों गन के फ्रंट को काट दिया गया था और वो नीचे गिर गया था, जबकि काइजर आगे बढ़ जाता है। चिराग भी एक बार पीछे मुड़कर देखता है। भाई काइजर जोर जोर से चीखता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे? मैंने तुम्हें अभी भी यहाँ से जाने का परमिशन नहीं दिया है। भाई सिक्योरिटी हेड उसी के सामने खड़ा था और वो कहता है, यंग मास्टर काइजर कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपको देखा। भाई काइजर को अब बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो कहता है, जुनसु गद्दार कहीं के, हट जा मेरे रास्ते से। भाई काइजर के दोनों नाइफ को जुनसु बस अपने दोनों उंगली से रोक लेता है और फिर एक घूंसा बनाते हुए कहता है, यंग मास्टर आप काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और आपके काबिलियत को देखकर भी तारीफ करना तो बनता है। और बस पलकों में जुनसु ने काइजर के ऊपर बहुत सारे पंच लगा दिए थे, जिससे कि काइजर के सीने के बहुत सारे हड्डी में क्रैक पड़ जाते हैं, उसके मुंह से खून निकलता है। भाई जुनसु बस अपने हाथ के दम से ही उसके एक नाइफ को तोड़ दिया था और वो कहता है, बट मैं अभी के टाइम फ्यूचर प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को माफ करना। और उसके साथ काइजर के पेट में एक जोर का किक लगाता है, जिससे कि काइजर लुढ़कते हुए बहुत ही दूर जाकर गिरता है। जुनसु नोटिस करता है उसका कोट फट गया था और अंदर से भेस्ट को देखा जा सकता था। फिर वो कहता है, ओए योक उठ जा, मेरे को पता है तू जिंदा है। दिखाया जाता है वो येलो हेयर वाला उठ जाता है और कहता है, सर आपसे हम क्या ही छुपाए, मेरे को लगा था आज तुम्हें गया। फिर जुनसु वहाँ से जाते हुए कहता है, इस बिल्डिंग को जितना जल्दी हो सके मिनियों को उठाकर भाग जा। दिखाया जाता है दीवार के एक साइड में काइजर गिरा हुआ था। भाई हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर दिया गया था। जुनसु धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पर पहुँचता है और अंदर एंट्री लेता है। चिराग पूछता है, तो सब कुछ ठीक है ना? जुनसु कहता है, यस सर, फ्लाइट के बाद हम लोग इस जगह को उड़ा देंगे। और जब वो गेट को बंद करने जा ही रहा था, अचानक से चिराग वहाँ पर पहुँचता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुको रुको, इसे बंद करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बिल्डिंग को जलते हुए अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। मेरे जुनसु वहाँ से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कहता है, सर जब हमारा फ्लाइट थोड़ा सा ऊपर आ जाए आप गेट को बंद कर दीजिएगा, ये काफी ज्यादा ही खतरनाक है। भाई चिराग कहता है, तुम्हें नहीं पता इस दिन के लिए मैंने कितने टाइम से इंतजार कर रहा था। उसका हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। चिराग कहता है, इस बिल्डिंग से मैं नफरत करता हूँ, हमेशा बस परिवार परिवार परिवार, सब कुछ गया भाड़ में। असली बात तो ये है कि इस फैमिली का हर एक बंदा कंजूस और मतलबी है। वो अपने पोजीशन को होल्ड करना चाहता है जिससे कि इसे वो अपने बच्चों को दे सके। मिस्टर काइजर तुम्हारे बारे में सोचकर मेरे को काफी ज्यादा हंसी आ रही है। एक ऐसा आदमी जिसने कि अपनी पूरी जिंदगी तड़पता रहा बस एक मकसद को पालते हुए, और जब टाइम आया उसका नसीब किसी और ने ही लिख दिया। और वो पीछे घूमते हुए कहता है, तुम्हें पता है फैमिली इस शब्द का मतलब क्या है? ये शब्द आई है लैटिन शब्द हेमोलास शब्द से, जिसका मतलब है स्लेव्स। चलो फिर तैयार हो जाओ। और वो बूम के रिमोट को बाहर निकालता है और कहता है, अब सब कुछ बदलने का वक्त आ चुका है, बारानी का पूरा साम्राज्य पूरी तरीके से बदलने वाला है। फिर वो बटन को दबा देता है। दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। वहाँ पर बिल्डिंग टूट कर गिर रहा था। दिखाया जाता है वहाँ पर काइजर का हाल, वो अभी भी जिंदा था। उसके आसपास छोटे छोटे पत्थर आकर गिरे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज और बम के साउंड से उसका होश वापस से लौट आता है और वो मन ही मन सोचता है, ये हेलीकॉप्टर लगता है अभी तक ज्यादा ऊंचाई तक नहीं गया। वही दूसरी तरफ चिराग का सीन दिखाया जाता है, वो अभी भी दरवाजे के सामने खड़ा था और इस ब्लास्ट को एंजॉय कर रहा था। फिर वो रिमोट को उसी आग में फेंकते हुए कहता है, हर सेलिब्रेशन में बम तो फटता है, बट हमारा सेलिब्रेशन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था, इसी के लिए पूरा घर ही उड़ा दिया और अभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो मेरे को अंदर चले जाना चाहिए। भाई दूसरी तरफ दीवार में जंप करते हुए उन आग के लपटों से एक नाइफ के साथ एक साया आगे बढ़ रहा था। भाई चिराग जब हेलीकॉप्टर के अंदर जा रहा था तभी काइजर बिल्कुल उसके पीछे पहुंच जाता है और वो अपने नाइफ को चिराग के पैरों में धंसा देता है। चिराग दर्द से बहुत ही जोर से चीखता है और इसे सुनकर जुनसु और जेनी भी पैनिक करने लगते हैं। चिराग काइजर को देखते हुए कहता है, ओह तो तुम अभी भी जिंदा हो? काइजर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को मैं इतना आराम से छोड़ दूंगा जिसने कि मेरे पूरे खानदान को मौत के घाट सुला दिया? दिखाया जाता है काइजर के वजन के कारण से वो नाइफ धीरे धीरे चिराग के पैरों को फाड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। उसके पैरों का खून काइजर के मुंह के ऊपर गिर रहा था और वो कहता है, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, चाहे इसके लिए मेरे को किसी भी हद तक जाना पड़े। भाई वहाँ पर जेनी पहुंच जाती है और वो कहती है, सर प्लीज एक साइड में हट जाइए, इसे मेरे को हैंडल करने दीजिए। बट चिराग उसके हाथ से गन को छीन लेता है और फिर काइजर की तरफ करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस स्टोरी का हीरो हो, जिसका जो मन करेगा वो वही कर पाएगा? फिर वो काइजर के ऊपर गोली करते हुए कहता है, तुमने सबसे मूवी में देखा होगा कि हर स्टोरी का हीरो ही बस जीतता है, बट आज तुम्हें रियलिटी दिखेगा, कुछ स्टोरी में विलेन भी जीतता है, जाओ और मरो। दिखाया जाता है क्रिस ने अपने सिर और दिल के पास जितने भी सारे गोली आए थे उसे अपने नाइफ के द्वारा रोक लेता है, बट उसके बाकी के बॉडी के बहुत सारे हिस्सों में गोली धंस जाती है। वो हेलीकॉप्टर से फ्री फॉल करने लगता है। भाई हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और हेलीकॉप्टर को सीधा हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया जाता है क्योंकि चिराग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। बट काइजर बहुत ही ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरने लगता है, बट वो एक पेड़ से टकराता है जिससे कि उसका स्पीड काफी ज्यादा घट जाता है। फिर वो एक दीवार से टकराता है, फिर नीचे एक ट्रक में गिरकर लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। तो
लास्ट पार्ट के एंड पर हम लोगों ने देखा था कि काइजर इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसने अपने होश को नहीं खोया था और ऊपर वो एक व्हाइट हेयर वाले लड़के को देखते हुए कहता है, प्लीज मेरा मदद करो, मेरे को जिंदा रहना है, मैं ऐसे जा नहीं सकता। फिर हमें इस व्हाइट हेयर वाले लड़के का पास्ट स्टोरी दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पॉइलर देना चाहता हूँ, ये लड़का बनेगा हमारे हीरो काइजर का एक पार्टनर। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। दिखाया जाता है टेलीग्राम में एक रिकॉर्डिंग को दिया जाता है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर एक पॉलिटिशियन एक आदमी को थ्रेट कर रहा था, उससे पैसा वसूल कर रहा था और इसी चीज को किसी ने छुपके से रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके अंदर उस पॉलिटिशियन ने अपना नाम भी कबूल किया था। दिखाया जाता है एक अंधेरे घर पर कोई टाइपिंग कर रहा था और वो कहता है, आपने सुना इस वॉइस के अंदर उसका नाम, इसका वॉइस सब कुछ एक्सपोज्ड हो चुका है। तभी दूसरी तरफ से मैसेज आता है, अभी के टाइम वो कहाँ पर है? यूजर आंसर देता है, वो अभी के टाइम तो पुलिस स्टेशन पर है, बट उसका डैड एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो कुछ ही टाइम के अंदर छूट जाएगा। फिर दूसरी तरफ से आंसर आता है, ठीक है मेरे को पूरा रिकॉर्डिंग भेज दो और इसके लिए मैं तुम्हें 2000 रुपए पे कर सकता हूँ। दिखाया जाता है ये लड़का असल में और कोई नहीं बल्कि वही व्हाइट हेयर वाला लड़का था। वो कहता है, क्या बस 2000? तुम्हें पता है ना इस चीज का कीमत कितना ज्यादा हो सकता है। मेरी दूसरी तरफ से आंसर आता है, ये अभी कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है, तो इन सारी चीजों से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस व्हाइट हेयर वाला लड़के का नाम है एलेक्स और वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तभी दूसरी तरफ से मैसेज आता है, ठीक है अगर तुम राजी हो तो पूरा इन्फॉर्मेशन भेज दो और अभी के टाइम तुम्हें शायद से पता ही होगा मार्केट का हालत काफी ज्यादा बुरा है, तो अगर तुम किसी छोटे मोटे पॉलिटिशियन के इन्फॉर्मेशन भेजोगे तो तुम्हें 800 रुपए के आसपास मिल सकता है, बट अगर तुम पाटानी ग्रुप के लिए कुछ भेजोगे तो इसके लिए तुम्हें 1 लाख से भी ज्यादा रुपए मिल सकता है। भाई एलेक्स काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो अपने हाथ को छोड़ते हुए कहता है, अब मेरे को इस पाटानी ग्रुप के इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? हर किसी को बस इसी ग्रुप का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी वहाँ पर रेडियो चल रहा था, बट एलेक्स उस रेडियो को बंद करता है, फिर अपने घर से बाहर जाते हुए एक स्केटबोर्ड को उठाता है और अपने घर से बाहर निकलता है। फिर वो एक औरत से बात करता है। ये औरत असल में इसका मॉम नहीं है बल्कि इसका टीचर था और इसका पेरेंट्स वगैरह कहाँ पर है या फिर उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में हमें फ्यूचर में पता चल जाएगा। पीछे से वो औरत कहता है, जल्दी जल्दी आ जाना। भाई एलेक्स अपने स्केटबोर्ड को दिखाते हुए कहता है, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा और मैं अपने बोर्ड को लेकर जा रहा हूँ। फिर उसका मास्टर कहता है, लगता है थोड़ी दूर जाने वाले हो तो अपना टिफिन कर जाओ। भाई एलेक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और जब वो जाने ही वाला था तभी एलेक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पीछे से कोई कहता है, ये औरत बहुत ही ज्यादा ढीठ है, इसके साथ झगड़ के जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखो ना इस शॉप के अंदर कोई कस्टमर भी नहीं आता, फिर भी इस दुकान को वो बेचने के लिए नहीं तैयार है ना मिस? दिखाया जाता है ये है यबूरी गैंग का एनफोर्सर बक्सू चौल। मिस रीना कहती है, तुम वापस से यहाँ पर सुबह सुबह हफ्ता वसूली के लिए आ गए? सुबह उठ के तुम्हारा और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम एलेक्स तुम यहाँ से अपने स्कूल जाओ, हम बड़े लोग आपस में बात कर लेंगे। भाई एलेक्स हाँ करते हुए वहाँ से निकल जाता है, जबकि उनका जो बॉस था वो अपने शर्ट के पॉकेट से एक नाइफ को बाहर निकलता है और कहता है, देखो तुमने हमसे पैसा लिया था और इसमें अब 2 महीना हो चुका है, तुम्हें पता है ना हमारा इंटरेस्ट कितना है? 52% और 2 महीने के हिसाब से ये ऑलरेडी 2 टाइम से बढ़ चुका है, तो ये हिसाब से तुम्हारी दुकान के कीमत के साथ से ही जाता है, तो तुम क्यों ना इस दुकान को बेच ही दो हमको। भाई मिस रेन अपने चॉपर से वेजिटेबल्स को काटते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ पर मजाक कर रहे हो, इस दुकान का कीमत और तुमसे लिया गया पैसे के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। तुम्हें क्या लगता है मैं इस दुकान को अब पैसों में बेच दूं? देखो अच्छे से हिसाब करो तुम्हारे पैसे इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ को लेकर और फिर यहाँ पर आना। भाई एलेक्स वहाँ से थोड़ी दूर चला गया था, बट वो वापस से उन लोगों के बारे में याद करते हुए लौट आता है। दिखाया जाता है मिस रीना के गाल सूज गए थे। एरिक स्पीकर के अंदर एंट्री लेते ही इसे नोटिस करता है और वो कहता है, मास्टर आपके चेहरे में क्या हुआ? तभी साइड से एक बुढ़ा सा आदमी कहता है, अभी अभी यहाँ से 3 बंदे गए, तुमने सब से उन तीनों को पहले ही देखा होगा। भाई एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जब वो बुढ़ा आदमी कहता है, इन लोगों का एक ही काम है, लोगों को पैसा देना और उसके बाद बहुत ही कम कीमत में उनके बिल्डिंग्स को, उनके घर को छीन लेना। मैं दूर से मिस रीना कहती है, सर आपको इन सभी चीजों को लेकर ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप आराम से खाना खाइए और तुम एलेक्स अपने बैग को साइड में रखो और खाने के लिए बैठ जाओ। एलेक्स अपने घर के अंदर एंट्री लेता है और स्केटबोर्ड के साथ अपने बैग को जोर से दीवार में फेंक देता है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और वो कहता है, मेरे को जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता। तो वो याद करता है अपने मास्टर मिस रीना के पास्ट को। वो कहता है, मेरे पिताजी और मिस रीना एक अच्छे दोस्त थे, वो एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर थी, बट उन्होंने ओशियन गैंग के विरुद्ध किया तो उनको अपने कॉलेज से निकाल दिया गया और अब इस वक्त को वो भी अकेली थी और मेरा भी कोई नहीं था, तो उन्होंने मेरे को अडॉप्ट कर लिया और इसके बाद मेरे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्होंने निभाया। इस में उनका कोई दोस्त नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि उनका खाना बहुत ही ज्यादा बुरा है, उनका डिशेस का टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब है, बट ये दुकान एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई भी आना नहीं चाहता। वो हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बट मैं यहाँ पर किसी काम का नहीं हूँ, उनके ऊपर एक पूरी तरीके से बोझ हूँ। और यही बोलते
देखते हुए वो अपने गालों में थप्पड़ मारने लगता है और उसे याद आता है कि उस टेलीग्राम के अनजान से आदमी ने कहा था कि अगर उसे बॉटनी ग्रुप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फिर इसके लिए 1 लाख से भी ज्यादा पैसा उसे मिल सकता है। और यही सोचते हुए वो टाइप कर रहा था और फिर एंटर दबा देता है। वो धीरे धीरे उस टेलीग्राम के अंदर किसी के प्राइवेट पिक्चर अपलोड करता है। वहाँ पर पिक्चर था उनके एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी ऑफिसर दूसरे एक छोटे कंपनी के लीडर मिहो के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और पिक्चर्स के साथ उनके नाम के साथ एलेक्स ये सब कुछ उसको दे देता है। और वो कहता है तुमने कहा था कि अगर मैं बॉटनी ग्रुप के बारे में कुछ भी कहूँ तो उसके लिए तुम 1 लाख तक दे सकते हो, क्या इतना काफी होगा? फिर दूसरी तरफ से आंसर आता है ठीक है, हम लोग इतना बड़ा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन में नहीं कर सकते, पूरा कैश में डील होगा। फिर सैटरडे का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत सा सुबह था और एलेक्स एक जगह पर खड़े होकर अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। तभी साइड में 2 गार्ड आते हुए उससे पूछता है हे तुम क्या एलेक्स हो? एलेक्स पीछे घूमते हुए कहता है हाँ मैं ही हूँ, बट वो कुछ और समझ पाता। वो लोग सीधा आकर एलेक्स के पेट में एक जबरदस्त घूंसा लगाता है जिससे कि वो पूरी तरीके से उसी जगह पर बेबस हो चुका था। वो दोनों मिलकर उसे एक वैन में उठा लेता है और फिर वहाँ से ले जाने लगता है। फिर कुछ टाइम के बाद उसे एक चेयर में बैठाया गया था, उसके हाथ बंधे रखे गए थे। दिखाया जाता है उसके सामने असल में वही ग्रीन टी शर्ट वाला आदमी बैठा हुआ था और वो कहता है तो तुम बच्चे, मैंने जब तुम्हारे साथ पहली बार बात करा था मेरे को लगा था तुम बस छोटे मोटे काम करते हो, बट तुम तो बहुत ही अंदर तक पहुँच गए। बताओ मेरे को ऑनेस्टली ये सब तुम्हें कहाँ पर मिला? क्या ये सब तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले कलेक्ट कर रखे थे? मुझे पता है तुम्हारे पिताजी बॉटनी ग्रुप के एक रिसर्चर थे, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में काम करते थे और उन्होंने भी हमारे कंपनी के बहुत सारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पब्लिक में लीक कर दिया और तुम तो उसी के बच्चे हो। समझ में आ रहा है? सेम खून बह रहा है। तभी एलेक्स हंसता है तो दूसरी तरफ से वो ग्रीन आदमी अपने वॉच को खोलते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? और यही बोलते हुए वो एलेक्स के गालों में एक जबरदस्त सा थप्पड़ लगाता है और उसके बाद अपने दोनों हाथों से एक के बाद एक मारता ही चला जा रहा था। फिर जोर से एक पंच मारते हुए एलेक्स को चेयर के साथ साथ जमीन में गिरा देता है और वो कहता है बताओ मेरे को क्या तुम्हारे पास और भी इंफॉर्मेशन है? दिखाया जाता है एलेक्स वहाँ पर हंसने लगता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब तुम्हें बता दूंगा? वो भी इतने आसानी से? मेरे पास और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है जो कि मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, वो भी बहुत ही हेवी अमाउंट के साथ। वो ग्रीन टी शर्ट वाले आदमी का दिमाग सटक जाता है और वो कहता है जरा मेरा हथौड़ा देना। फिर वो अपने हथौड़ों को लेते हुए एलेक्स को उसके बाल से पकड़ते हुए उठाता है और वो कहता है देखो मेरे को आराम से बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे एक एक कर दांतों को तोड़ूंगा और उसके बाद भी अगर तुम नहीं बताए तो तुम्हारे एक एक कर हड्डी को भी तोड़ा जाएगा। तभी पीछे से एक ऑफिसर कहता है एक्सक्यूज मी सर, मेन ऑफिस से कॉल आया है, डायरेक्टर ने नंबर 1 इमरजेंसी मीटिंग को इशू करा है। भाई वो ग्रीन टी शर्ट वाले कहता है अच्छा अगर ये नंबर 1 है तो इसका मतलब है ये मीटिंग आज के रात ही होने वाला है क्योंकि इसे बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखा जाता है। वो वहाँ से जाते हुए कहता है इस हथौड़े को रख दो और इस लड़के के मुंह में सेलोफेन लगाकर घर के अंदर बंद कर दो। दिखाया जाता है एलिस को एक घर के अंदर किक मारते हुए डाल दिया जाता है और फिर दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। दिखाया जाता है वहाँ पर और भी 2 लोग थे जिनका उम्र काफी ज्यादा लग रहा था। भाई पर एलेक्स का हालत भी काफी ज्यादा बिगड़ चुका था और वो मनी मन सोचता है मेरे पिताजी बहुत ही ज्यादा ही बुद्धू थे, उनका एक अच्छा सा घर था, वो बहुत ही आराम से अपनी लाइफ को बिता रहे थे अपने पूरे फैमिली के साथ। बट उन्होंने जिस दिन बॉटनी ग्रुप के विरुद्ध कुछ इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में लीक कर दिया, उसी के नेक्स्ट दिन जब वो मेरे मॉम के साथ गाड़ी में आ रहे थे एक बस से उनका बहुत ही जोर से टक्कर हो गया और उसी एक्सीडेंट में मैंने अपने मॉम डैड दोनों को ही खो दिया। अगर उस दिन मेरे पिताजी वो काम नहीं करते तो आज मेरा लाइफ काफी ज्यादा आसान होता। मैं भी साहब से उसी कंपनी के लिए काम करता, एक अच्छा खासा सैलरी आता, मेरे को इतना ज्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। तुम्हारे पास कितना भी ज्यादा सीक्रेट, कितना ही ज्यादा तगड़ा इन्फॉर्मेशन आ जाए तुम उसे तब तक लीक मत करना जब तक ना तुम्हारे पास भी वो गट्स रहे जिससे कि तुम उनके साथ फाइट कर सको। तो बाहर से आवाज आता है ये तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? फिर बस दर्द और खौफ का आवाज बाहर से आने लगा। वहाँ पर ताबड़तोड़ आवाज हो रहे थे और लोगों के चीख हर तरफ गूंज रहा था। घर के अंदर वो तीनों पूरी तरीके से सहम चुके थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि घर के बाहर असल में हो क्या रहा है। और तभी उनके चेहरे में एक रोशनी गिरता है। दिखाया जाता है वहाँ पर असल में काइसर आ चुका था। असल में स्टोरी को थोड़ा सा बैक से दिखाया जा रहा है एलेक्स के नजरों से। एलेक्स जब उस घर से भागते हुए जा रहा था वो पीछे एक बार देखता है, उसको समझ में आता है यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड को काइसर ने अकेले खत्म कर दिया था, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो अपने घर के अंदर एंट्री लेता है। उनका मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था और वो कहता है तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ? ये तो पूरी तरीके से सूज चुका है, मेरे को बताओ तुम पूरे दिन कहाँ पर थे? भैया एलेक्स कहता है नहीं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैं थोड़ा सा ऊंचाई से गिर गया था और उसके बाद एक आदमी के साथ पैसों को लेकर थोड़ा सा बहस छिड़ गया था और उसी में थोड़ा सा फाइट भी हो गया, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप मेरा चिंता मत करिए। और फिर एलेक्स अपने घर के अंदर जाने लगता है जबकि मिस रीन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और वो मन सोचता है कि ये सब उसी गैंग ने किया है मेरे को और भी ज्यादा प्रेशराइज करने के लिए। दूसरी तरफ एलेक्स घर के अंदर आते
ही जमीन में बैठ जाता है। वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। फिर वो सोचता है उस टाइम वो आदमी कौन था। उसका पावर एनर्जी लेवल किसी दूसरे दुनिया का लग रहा था। उस आदमी ने सारे आर्म्ड फोर्स को बस अपने खंजर से खत्म कर दिया और उसके ऊपर से वो सभी लोग बार्डनी ग्रुप के एम्प्लॉयज थे और उनके मेंबर्स के साथ पंगा लेना, इसका मतलब है बार्डनी ग्रुप के साथ पंगा लेना। वो ये सब इतना आराम से कैसे कर सकता है। फिर वो अपने ड्रायर को ओपन करता है और उसके हैंडल्स को एक पोजीशन में घुमाता है। फिर दिखाया जाता है उसके नीचे से और एक ड्रायर ओपन होता है और उसके अंदर बहुत सारे पेन ड्राइव्स थे। उनमें से एक रेड कलर के पेन ड्राइव को उठाते हुए वो अपने कंप्यूटर में लगाता है और अपने पिताजी के द्वारा कलेक्ट करे गए कुछ इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने का कोशिश करता है। और वो मनी मन सोचता है किसी इन्फॉर्मेशन का तब तक कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक न तुम उसे अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सको। इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा ताकतवर चीज है बट उसे इस्तेमाल करने के लिए भी दिमाग का जरूरत पड़ता है। उसके अलावा ये सब कुछ एक ट्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, कौन सा चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी वो याद करता है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा था कि आज एक इमरजेंसी मीटिंग है जो कि डायरेक्टर ने खुद घोषित किया है। वो इसी चीज से एक फोल्डर को चूज करता है। इमरजेंसी डायरेक्टिव का फोल्डर था। इसे वो ओपन करता है। वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन था कि इमरजेंसी मीटिंग असल में कहाँ पर होता है, उनका सीक्रेट बिल्डिंग कहाँ पर है और इस इमरजेंसी मीटिंग में होता क्या है। इस जगह के अंदर किसी का भी जाना अलाउड नहीं है क्योंकि इससे खुद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट से प्रोटेक्ट करा जाता है। फिर वो अपने पेन ड्राइव को बाहर निकालता है और वो मनी मन सोचता है ये सब कुछ तो ठीक है। और तभी उसका रेडियो बजने लगता है। बताया जाता है भूकक माउंटेन के अंदर एनेक्स बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा कैजुअलिटीज हुआ है। पता चल रहा है बहुत सारे लोग वहाँ अपनी जान को खो दिया है। ऑलरेडी वहाँ पर मिलिट्री को भेजा जा रहा है। कुछ ही टाइम के अंदर हमारे पास इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। पता चल रहा है ये है असल में बार्डनी ग्रुप के सीक्रेट मैंसन जहाँ पर उनके हाई लेवल के फैमिलीज के लोग पहुँचते हैं। एलेक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था। फिर वो अपने हाथ को टेबल में पटकते हुए कहता है मेरे को मिल गया। और वो जल्दी से अपनी साइकिल को बाहर निकलता है और वहाँ से तेजी से निकल पड़ता है। और वो मनी मन गॉड से प्रे करता है कि वो एक बार काइजर से मिल पाए तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं घर के अंदर ऐसे बैठे बैठे अपने टाइम का इंतजार नहीं कर सकता। अपने नसीब के टाइम को मैं अपने हाथों से खोलूंगा। कुछ ही टाइम के अंदर वो देखता है एक हेलीकॉप्टर को हवा से जाते हुए और उसी हेलीकॉप्टर से एक आदमी लटक रहा था। ये भी वो नोटिस करता है। और फिर जब वो आगे बढ़ता है और फिर वो उसे गिरते हुए भी देखता है। वो अपने साइकिल के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ता है और देख पाता है पानी में काइजर गिरा हुआ था। वो सोचता है शायद से मैंने बहुत ज्यादा देर कर दिया। अब इतने ऊंचाई से गिरने के बाद बचने का कोई चांस ही नहीं है। तभी काइजर कहता है प्लीज मेरा मदद करो, मैं जीना चाहता हूँ। ये सब इतना आसानी से खत्म नहीं हो सकता। एलेक्स उसे देखता है। फिर कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है एलेक्स तेजी से अपने घर के दरवाजे को ओपन करता है और काइजर को वो अपने कंधों में ले आ पहुँचता है। उसका मास्टर तेजी से उसके पास आता है और वो कहता है तुमने इसको कहाँ से लेकर आया और मेरे को बताओ ये कौन है। भाई एलेक्स बस कहता है प्लीज मैम इसका मदद करो, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 4 दिन बीत जाते हैं। काइजर कहता है तो तुमने मेरे को बचाया, वैसे मैं क्या जान सकता हूँ तुम हो कौन। एलेक्स आराम से बैठा हुआ था और वो कहता है मेरा नाम एलेक्स है। मैं इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर कलेक्ट करता हूँ और बेचता हूँ और मैं इतने दिनों तक इंतजार कर रहा था तुम्हारी तरह एक आदमी का। मैं इन्फॉर्मेशन या फिर डाटा ब्रोकर के नाम सुनते ही काइजर काफी ज्यादा हैरान होता है। तब एलेक्स कहता है हाँ मैं दूसरे के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को और के पास पहुँचाता हूँ और ये सब कुछ रॉ इन्फॉर्मेशन होता है जो कि अभी तक फैक्ट चेक भी नहीं किया जाता। फैक्ट चेक मतलब ये असल भी है या फिर नहीं। जैसे कि कुछ दिन पहले वो न्यूज में चल रहा था तो वो फैक्ट चेक्ड नहीं था। तो वैसी ही बात है। एलेक्स भी वही इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जो कि सच भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। एलेक्स कहता है मेरे मेनली क्लाइंट है जो कि फिक्सर्स होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के लोगों को भी मैं इन्फॉर्मेशन बेचता हूँ और मैं गलती से इन बार्डनी ग्रुप के ट्रैप में गिर गया। वो लोग असल में इन्फॉर्मेशन खरीदने के नाम से उनका इन्फॉर्मेशन किन के पास है ये निकालने का कोशिश करता है और जब कोई पैसों के लालच में फंस जाता है उसको फिर वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। तभी काइजर को भी याद आता है और वो कहता है हाँ मैंने तुमको सबसे देखा था उस दिन जिस दिन मैंने उन सिक्योरिटी गार्ड के सब डिविजनल ऑफिस को उड़ाया था और तुमने भी साहब से मेरे को बस एक पल के लिए देखा था और तुम मेरे को पहचान गए। एलेक्स हंसते हुए कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारा दिमाग काफी अच्छा चलता है। वैसे तुम मेरे को इसके लिए यंगेस्ट डाटा ब्रोकर का अवार्ड दे सकते हो। भाई काइजर उसके साथ कुछ बात करता है और फिर वो सोचने लगता है क्या मैं 4 दिनों तक सेंसलेस था, मैं सो रहा था। और फिर वो एलेक्स से पूछता है हे एलेक्स क्या तुम मेरे को एक इंसान के बारे में बता सकते हो, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। एलेक्स कहता है कोई पार्टिकुलर इंसान। देखो मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं करना चाहूंगा बट मैंने तुम्हें लकीली वहाँ पर ढूंढ लिया था और अगर तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए भी तो फिर भी ये काफी ज्यादा कॉस्टली और अगर वो इंसान काफी ज्यादा खुफिया निकला तो उसके लिए काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तुम्हें। बट उसके पहले मैंने तुम्हें बचाया, क्या तुम उसके बदले में मेरे को कोई फेवर नहीं कर सकते? देखो मैंने तुम्हारे ऊपर काफी सारे मेडिकल एक्सपेंस करे हैं। भाई काइजर कहता है मेरे को बस बताओ तुम उस आदमी को ढूंढ सकते हो या फिर नहीं। एलेक्स बहुत ही कूल ठोकर कहता है अगर मैं ना कहूँ तो। काइजर वहाँ से आराम से चलते हुए निकलने लगता है और फिर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने आप से उसे ढूंढ
ढूंढ लूंगा। जो सुनकर एलेक्स खड़ा हो जाता है। काइजर अपने जैकेट को पहनते हुए कहता है, तुमने मेरा बहुत ज्यादा मदद किया, इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं इन सभी चीजों के लिए तुम्हें रिपे कर दूंगा। फिर वो घर से जाने लगता है, जबकि एलेक्स कहता है, हे तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारा कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। तभी काइजर पीछे घूमते हुए एक गंभीर आवाज में कहता है, देखो तुम मेरे रास्ते में मत आना, मेरे को रोकने का कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम अगर मेरे साथ पकड़े गए तो ये बस किडनैप तक सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारा हालत काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। और इस धमकी को सुनकर एलेक्स अपने चेयर में बैठ जाता है और फिर हंसते हुए कहता है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैं तो एक ऐसा ही आदमी ढूंढ रहा था। मैं काइजर घर के बाहर आता है और वो कहता है, क्या कोई रेस्टोरेंट है? यहाँ पर काफी ज्यादा चिकन का स्मेल है। तभी कोई कहता है, हे तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, देखो तुम्हारे बॉडी के ऊपर काफी सारे .22 एलआर बुलेट फायर करे गए थे। मैं जितना हो सके तुम्हारे बॉडी से उन सबको निकाला, बट अगर उन बुलेट से तुम्हारी हड्डी के ऊपर कोई फ्रैक्चर आया है, जो कि सच में तुम्हारी रिब्स के हड्डी के साथ हुआ है, उसको मैं ठीक नहीं कर सकती। उसके लिए तुम्हें मेडिसिन दिया गया है, तुम्हें बस रेस्ट लेना है। और तुम्हारा जो हालत था, इसके कारण से मेरे को लगा मैं कोई बाहरी डॉक्टर को भी बुला नहीं सकती। भाई काइजर उसे थैंक करते हुए कहता है, आप साहब से एक डॉक्टर हैं, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। भाई मिस कहती है, देखो मैं अभी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपने इस छोटी सी होटल का ओनर हूँ और एक सेफ हूँ, तो अगर तुम्हारे कटे हुए जगह का सिलाई फट जाए तो रोते हुए मेरे पास मत आना। भाई काइजर उनके घर के बाहर निकल जाता है और वो आसपास देखते हुए समझ पाता है ये जगह असल में एक मार्केट है। और तभी उसका वो टूटा हुआ हाथ वाइब्रेट करने लगता है। दिखाया जाता है उसके उसी पॉकेट में एक मोबाइल था और इसमें किसी का कॉल आया था। वो कॉल को उठाता है, ये असल में और कोई नहीं बल्कि एलेक्स था। एलेक्स कहता है, उतने ऊंचाई से गिरने के बाद तुम्हारा मोबाइल टूट गया था, तो इसके कारण से मैंने तुम्हें एक नया मोबाइल दे दिया है, जो कि तुम्हारे पुराने मोबाइल का सेम मॉडल है। इसके अलावा तुम्हारे पैंट के पॉकेट में एक माइक्रो ईयरबड्स है। काइजर अपने ईयरबड्स को भी निकालता है। एलेक्स कहता है, देखो इनका बैटरी 12 घंटे तक चल सकता है और इसके अंदर माइक भी लगाया गया है, जो कि तुम्हारे मोबाइल के साथ सीधा सीधा कनेक्टेड है, तो अपने मोबाइल से ज्यादा दूर मत जाना। इसके अलावा तुम्हारे टी शर्ट के जो पहला बटन है उसके साथ कैमरा लगा दिया गया है, तुम जहाँ पर भी जाओगे उसके 10 मिनट्स के फुटेज को तुम कलेक्ट कर पाओगे। भाई काइजर एलेक्स को धमकियां देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ही क्लियरली कहा था मेरे काम के मिडिल में मत आना, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, तुम्हें सिर्फ से मौत भी सही से नसीब नहीं होगा। तभी एलेक्स कहता है, क्यों? क्योंकि तुमने बार्डनी फैमिली के सारे लोगों को खत्म कर दिया, इसीलिए। काइजर का आंख बड़ा हो जाता है। एलेक्स कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर हूँ और मेरे को बहुत ही आराम से ये सब कुछ पता चल सकता है, तुम्हें सबसे पता नहीं, बट इन कुछ दिनों में पूरा देश इधर से उधर हो चुका है। सारे देश या फिर कहे तो पूरी दुनिया के अंदर बस एक ही खबर चल रहा है कि बार्डनी फैमिली को किसी टेररिस्ट ने खत्म कर दिया। भाई काइजर कहता है, तो तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डेंजरस आदमी हूँ और फिर भी तुम मेरे ऊपर फेवर किया। तभी एलेक्स उठते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये जो जगह है, इसके साथ इस जगह को कब्जा करने के लिए बार्डनी और ओसियोंग गैंग ग्रुप के बीच में एक सेटलमेंट हो गया है, जिसे कि वो लोग अभी के लिए तो इस जगह में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट अभी यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम आ चुका है, बट इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में कहूंगा, क्योंकि तुम्हारा मिशन और तुम्हारा काम अभी के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसके कारण से मैं तुम्हें अभी के लिए तो मदद करना चाहता हूँ, बट बाद में जाकर तुम्हें मेरे को मदद करना पड़ेगा। और जब तक ना हम दोनों के बीच सब कुछ सेटल हो जाए तब तक तुम्हें मेरे साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तुम इसे किसी भी हालत में अवॉइड नहीं कर सकते, और अगर तुमने किया तो मैं बार्डनी ग्रुप को तुम्हारे बारे में सब कुछ लीक कर दूंगा, जो कि शायद से तुम्हारे लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर काइजर का चेहरा सुन पड़ जाता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है चलो फिर एक हम दोनों के बीच डील रहा। कुछ टाइम के बाद एक शहर के अंदर एक बैंक के वॉल्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काइजर पहुंच गया था और वो एक वॉल्ट के सेफ पे ओपन करता है। दूसरी तरफ से एलेक्स पूछता है, यहाँ पर एक इतना सीक्रेट प्राइवेट वॉल्ट है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। काइजर कहता है, क्या बनोगे तुम इन्फॉर्मेशन ब्रोकर, तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं पता थी। वैसे ये वॉल्ट कोई बैंक के अंडर में नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट कंपनी के अंडर में आता है, जो कि बस ट्रस्ट में चलता है। वो लोग कभी भी दूसरे के इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं करते। यहाँ तक कि अगर किसी ने यहाँ के वॉल्ट में चीजें रखने के बाद मर गया तो फिर उसके फैमिली को अपने उस मरे हुए व्यक्ति का डीएनए सैंपल देकर फिर जाकर उसको इस वॉल्ट के अंदर की चीज मिलेगा। तो हाँ, ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। अपने सीक्रेट चीजों को छुपाए रखने के लिए दिखाया जाता है। एलेक्स काइजर के टी शर्ट के कैमरे से देख रहा था और वो कहता है, यहाँ पर एक पासपोर्ट है, कुछ पैसे हैं, एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, लगता है कोई अंडर कवर जाने वाला है। एलेक्स कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा मजेदार हो। और फिर वो पूछता है, अच्छा तुम्हारे पास कोई गन क्यों नहीं है, तुम बस अपने नाइफ को ही क्यों इस्तेमाल करते हो। भाई दूसरी तरफ काइजर कुछ भी नहीं कहता और दिखाया जाता है जमीन में कुछ पानी के बूंद गिरता है और काइजर मन मन कहता है, मेरा बॉडी धीरे धीरे भारी होता जा रहा है और अभी तो सही तरीके से खड़ा रहना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर वो याद करता है कि उनका वो इटालियन बॉस भी काइजर के बॉडी में बहुत बार छोड़ा मौका था और उसको इन दर्द को सहने का आदत पड़ चुकी है, वो फीवर को भी सह सकता है। काइजर कहता है, तो मैंने तुम्हें जिस आदमी को ढूंढने के लिए कहा था, क्या उसका कोई सुराग मिला। एलेक्स कहता है, हाँ वो है नाइट मूव क्लब का
सीईओ पिलजोंग, जो कि एक ब्रोकर है, एक देश से दूसरे देश तक लोगों को भेजने का काम करता है। और इतने दिनों तक वो यूरोप में काम कर रहा था और कुछ दिन पहले वो कंट्री ए में आया और उसके फैसिलिटीज के कारण से बहुत ही जल्द वो लोगों के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो गया। अभी मेरे पास खबर है कि वो यहाँ से चाइना भागना चाहता है और वो किसी जहाज का तलाश कर रहा है, क्योंकि अभी के टाइम बाडानी ग्रुप के साथ जो हुआ उसके काल्प्रिट को पकड़ने के लिए पूरे देश के बॉर्डर को सीज कर लिया गया है और हर जगह तलाशी चल रहा है। तो इसके कारण से देश से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है। काइजर अपने भॉल्ट से और एक नाइफ को बाहर निकलता है, क्योंकि पिछले बार उस जुनसो ने उसके एक नाइफ को तोड़ दिया था। काइजर कहता है सारे इन्फॉर्मेशन मार्चेंट्स के अंदर ये बात फैला दो कि अभी के टाइम एक शिप अवेलेबल है, बट उसका फीस नॉर्मल से 10 गुना लगेगा और मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हें डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। भाई एलेक्स पूछता है मैं क्या जान सकता हूँ तुम उस आदमी से मिलने के बाद क्या करने वाले हो, क्या तुम उसके साथ इस देश से भाग जाओगे? काइजर अपने नाइफ को सेफ्टी पॉकेट में डालते हुए कहता है मैं उसको कत्ल कर दूंगा, इसी के कारण से मैं मरते मरते बचा, क्योंकि इसने मेरा इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया था। मैं इस देश के अंदर आया हूँ, ये उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता था। मेरी जिंदगी का बस एक ही उसूल है, हर गद्दार बस मरेगा। भाई हमें बताया जाता है काइजर और वो आदमी 10 साल से दोस्त थे। अब सीन शिफ्ट होता है रात को एक चर्च में। अंधेरे में एक आदमी अकेले चलता हुआ आ रहा था, उसके पैरों के आहार आस पास गूंज रहा था। वो एक दरवाजे के पास आते हुए नॉक करता है और कहता है चर्च फादर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। भाई दरवाजे को ओपन करा जाता है और फिर वो आदमी एक अजीब से रूम के अंदर एंट्री लेता है, जहाँ पर बस एक छोटा सा रूम था। वहाँ पर माइक्रोफोन एंड बॉक्स लगाए गए थे आवाज को इधर से उधर भेजने के लिए। पिलजोंग कहता है आप तो मेरे को जानते ही हो, मैं तो हमेशा ही चर्च के अंदर आता रहता हूँ। उसके सामने एक साया आता है और वो कहता है क्या तुमने पैसा लेकर आया? पिलजोंग अपने बैग को ओपन करते हुए कहता है हाँ, यहाँ पर टोटल 1,10,00,000 है, मैं आशा करता हूँ इतना काफी रहेगा, है ना? फिर वो बैग को साइड में रखते हुए कहता है बट क्या है ना, इस देश के अंदर बहुत सारे फ्रॉड लोग आ चुके हैं, तो इसके कारण से मैं बहुत ही आराम से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। तभी काइजर को ब्लूटूथ में कोई कहता है ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, यहाँ पर बहुत सारे गुंडे लोग आ चुके हैं। दिखाया जाता है चर्च के दरवाजे को धड़ाम से ओपन करते हुए वहाँ पर कुछ गुंडे लोग एंट्री लेने लगता है। पिलजोंग कहता है क्या है ना, मैंने भी पहले बहुत ज्यादा फ्रॉड किया है, इसके लिए मेरे को पता है किसके ऊपर किस तरीके से विश्वास करा जाए। मेरे को तुम बताओ इस अजीब से मोड़ पर तुमने एक जहाज को कैसे रेंट किया? क्या मैं इसके रूट के बारे में जान सकता हूँ? और अगर तुमने गलत बोला तो इसका कीमत तुम्हें अपनी जिंदगी से निभाना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ तुम अपने बातों से मुखर नहीं जाओगे, है ना? तभी बॉक्स में आवाज आता है तो ये रूल साहब से तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई करा जा सकता है ना पिलजोंग? पिलजोंग थोड़ा सा हैरान होता है। दिखाया जाता है दूसरे साइड में असल में और कोई नहीं बल्कि काइजर था और वो अंधेरे से कहता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, तुम मेरे वॉइस को सुनने के बाद भी मेरे को पहचान नहीं पाए, मेरे पुराने दोस्त। भाई पिलजोंग को अब समझ में आता है वो किस पाले से पंगा ले लिया है और वो कहता है हे तुम काइजर, ये सब मेरा दोस्त नहीं है, ये करने के लिए मेरे को मजबूर करा गया। और वो दूसरी साइड में देखते हुए कहता है हाँ, मैं बहुत ज्यादा बुद्धू था, इसमें मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। असल में मैं पासकोर्ट के अंदर गया था, पासकोर्ट मतलब जहाँ पर वो ग्रैम्बलिंग वगैरह खेला जाता है। और वो कहता है तुम्हें तो पता ही है मेरे को उन सारी चीजों में बहुत ज्यादा एडिक्शन आ जाता है और यूरोप से भाग के यहाँ पर आने के बाद मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, तो इसके कारण से मेरे को वहाँ पर जाना पड़ा कुछ पैसे कमाने के लिए। बट गलती से 30 लाख से भी ज्यादा रुपया हार गया और इस गैम्बल हाउस को ओन करते थे बाडानी ग्रुप। वो लोग मेरे को किसी भी हालत में बाहर निकलने नहीं दे रहे थे और तभी उन लोगों ने तुम्हारे बारे में पूछा और जिसके आंसर के साथ मेरी जिंदगी वो लोग बख्श रहे थे। फिर दिखाया जाता है वो चुपके से एक बंदूक को बाहर निकाल रहा था। पिलौर कहता है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग तुम्हें मारने का कोशिश करेंगे। तुम्हें सच में लगता है तुमने आज से 7 साल पहले मेरा जितना मदद किया था उसके बावजूद मैं तुम्हें धोखा दूंगा? दूसरे ही पल पिलजोंग गन को ऊपर करता ही है। काइजर अपने नाइफ को अंधेरे विंडो को ओपन करते हुए उसके गले में डाल देता है। उसके गले से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और उसके हाथ से कान भी छूट जाता है। दूसरी तरफ उन सारे गुंडे लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे ये आवाज सुनकर और बस पल भर में पिलजोंग का काम तमाम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स सोच रहा था एक ऐसा बंदा जिसका हाथ टूट गया है, रिब्स में फ्रैक्चर है, बॉडी में बहुत सारे बुलेट का घाव है, वो इतने ताकत के साथ किसी के ऊपर कैसे हमला कर सकता है? इस हालत में तो चलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी दिखाई देता है काइजर उन सारे गुंडों के सामने बाहर निकलता है और वो कहता है कि तुम लोगों को उसी अंदर वाले आदमी ने यहाँ पर आने के लिए कहा था, तो शायद से उसने ये भी आइडिया दिया होगा कि चर्च के अंदर कोई भी बंदूक ना ले आने के लिए, जिससे कि अगर कोई भी मेस फैले तो फिर कोई लीगल प्रॉब्लम में ना फंस जाए। सेल्फ डिफेंस के नाम से तुम इन केस से बाहर निकल सकते हो, है ना? देखो अब जब तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो फिर खेल को स्टार्ट करने से पहले गॉड से थोड़ा सा प्रे कर लो, वो भी तुम सारे लोगों के लिए सीट थोड़ा सा जल्दी खाली कर देगा, जिससे कि तुम आराम से वहाँ पर बिना लाइन लगे जा पाओ। भाई उन गुंडों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो लोग कहते हैं कैसा बंदा है, इसका एक हाथ टूट चुका है, देखने में भी काफी ज्यादा
पतला है और बस से खंजर को लेकर बाहर आया है, उसे क्या लगता है वो हम लोगों के साथ पंगा ले पाएगा? मैं काइजर अपने नाइफ को ओपन करते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे चींटियों के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है और मेरे पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूं। तुम सब के सब यहाँ पर मरने वाले हो। मैं उन गुंडों का तो दिमाग सटक रहा था क्योंकि उनको लग रहा था एक दुबला पतला लड़का उन लोगों को थ्रेटनिंग कर रहा था। वो गुंडे सीधा काइजर के ऊपर हमला बोल देता है और कहता है, आज तो तुम गए बच्चे। मैं दूसरी तरफ एलेक्स भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था और वो कहता है, इतने सारे जख्म के साथ इतने सारे लोगों के साथ फाइट करना, वो भी बस अपने एक हाथ से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। काइजर तुम जितना जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकलो। भाई काइजर उस नकले से गुंडे को बस अपने कोहनी से मारता है और फिर अपने नाइफ को उसके गले में चला देता है और एक ही शॉट में ये बंदा खत्म। दूसरे बंदे के अटैक को वो झुकते हुए डॉज करता है, फिर अपने नाइफ को उसी के पीठ में गाड़ देता है। तभी तीसरा बंदा तेजी से आगे बढ़ रहा था। काइजर अपने टूटे हुए हाथ के बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, फिर उसके गले के पास अपना कोहना मारता है, फिर दूसरे बंदे से नाइफ को बाहर निकलते हुए तीसरे बंदे के सीने में गाड़ देता है और इसी के साथ तीसरा बंदा भी खत्म। और ऐसे ही सारे लोग अब चीखते हुए काइजर के ऊपर हमला कर रहा था, जबकि काइजर का ध्यान उन सभी लोगों में से मिडिल में एक बंदे में फोकस हो जाता है। दिखाया जाता है वहाँ पर एक मोटा सा बंदा एक गन को लेकर खड़ा हुआ था और वो काइजर को देखते हुए डर से कांप रहा था। भाई दूसरी तरफ हमारा एमसी सोच रहा था, किसी डरे हुए बंदे के ऊपर कभी भी विश्वास मत करना क्योंकि वही सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है और सभी लोग इसी चीज का गलती करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास बस एक ही चांस है, मेरे दोनों पैर अभी सही सलामत है और मेरे को अपनी पूरी स्पीड के साथ उसके सामने जाना पड़ेगा। दिखाया जाता है वो अपने फुल फोर्स के साथ वो अपने नाइफ को लेते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और पीछे वाले उसी बंदूक वाले गुंडे के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है, जबकि बाकी के गुंडे पीछे देख रहा था और हैरान हो रहा था। मैं दूसरी तरफ एलेक्स ये सब कुछ अपने कैमरे से देख रहा था, उसको भी अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि काइजर अपने आप को संभालते हुए पीछे घूमता है और कहता है, चलो फिर नेक्स्ट कौन है। कुछ टाइम के बाद वो चर्च के अंदर सब कुछ शांत हो जाता है, जबकि उसी एक पार्किंग लॉट में एक गाड़ी खड़ा हुआ था और उसी के अंदर एलेक्स बैठकर अपने कंप्यूटर से ये सब कुछ देख रहा था और वो कहता है, मैंने अभी अभी ये क्या देखा, एक इंसान के लिए ये सब करना पॉसिबल ही नहीं है। तभी दूसरी तरफ से काइजर कहता है, हे एलेक्स क्या तुम मेरे को सुन सकते हो? देखो कॉन्फेशन रूम के अंदर एक पैसे का बैग है, उसे लेकर आओ। मेरा हालत अभी थोड़ा सा खराब है तो मैं उसे उठाकर नहीं ले आ सकता। मैं एलेक्स कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं इस एरिया के अंदर हूँ? मैं काइजर कहता है, तुमने तो कहा कुछ टाइम पहले कि बहुत सारे लोग चर्च के अंदर एंट्री ले रहा है, तो इसका मतलब है तुम इसी के आसपास हो गए। मैं एलेक्स को मारना पड़ता है और वो कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलता है और धीरे धीरे चलते हुए उसी चर्च में एंट्री लेता है। वो वहाँ पर उस खौफनाक सीन को देखकर पूरी तरीके से दंग रह चुका था। वो काइजर को देखता है, वो आराम से एक सीट पर बैठा हुआ था जैसे कि उसने कुछ करा ही नहीं, उसके साथ इन सब का कोई भी रिलेशन नहीं है। एलेक्स धीरे धीरे उस घर के अंदर पहुंचता है, वहाँ पर बिल का बॉडी था, उसको खून का बहुत ही तगड़ा स्मेल आता है। वो अपने नाक को बंद करते हुए बैग को लेते हुए बाहर निकलता है और फिर काइजर के पास आते हुए कहता है, देखो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि बस 10 मिनटों के अंदर वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। काइजर वहाँ पर कांप रहा था। मैं एलेक्स कहता है, लगता है तुम्हें फीवर आ चुका है, रुको मैं अपने मॉम को कॉल करता हूँ और कुछ मेडिसिन का बंदोबस्त करता हूँ। बट तभी काइजर उसके हाथों के बीच में अपना नाइफ घुसेड़ देता है। एलेक्स काफी ज्यादा घबरा गया था। फिर काइजर अपने दूसरे हाथ के ग्लव्स को उतारने लगता है और कहता है, जब मैं उठा था मेरे कपड़े, मेरे मोबाइल सब कुछ बदल गया था, बस इसे छोड़कर। फिर वो ग्लव्स को उतर कर नीचे रखता है और फिर कहता है, चलो बहुत हो गया। और दिखाई जाता है इस ग्लव्स के अंदर असल में वही हाथ था जिसके ऊपर काइजर अपने बचपन में पेन से काटते हुए टैटू बनाया था। काइजर पूछता है, तुम्हें क्या नहीं पता मैं असल में कौन हूँ? एलेक्स थोड़ा सा शांत होते हुए अपने मुंह को फेर लेता है और फिर कहता है, तुम हो सुजीत बडानी के बेटे काइजर बडानी। तुम इटालियन सलेरिनो फैमिली के अंदर बड़े हुए हो, जिनका फैमिली बॉस जिसके ऊपर 50 करोड़ का बाउंड्री लगाया गया है उसे पूरा दुनिया ढूंढ रहा है। बट मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं ये सब बात किसी को भी नहीं कहा, मेरे मास्टर को भी नहीं, और मैं फ्यूचर में जाकर भी ये सभी चीज भूल जाता अगर तुम मेरे ऊपर बस एक फेवर कर दो तो। तभी काइजर पूछता है, क्या सच में ये फेवर इतना ज्यादा बड़ा है, तुम्हारी जिंदगी से बड़ा है, वो 50 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा है? एलेक्स कहता है, सब से हाँ या फिर सब से ना। भाई काइजर अपने ग्लव्स को पहनते हुए कहता है, तो तुम चाहते हो मैं सच में बाडानी ग्रुप को एक्वायर कर लूं, और ये अगर सच है तो फिर तुम जो भी फेवर चाहते हो उसे मैं बहुत ही आराम से एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तभी काइजर एलेक्स की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है और तुम बहुत ही छोटे जगह पर काम कर रहे हो, क्या तुम मेरे साथ एक बड़ी एरिना पर जाना चाहोगे? काइजर उठते हुए कहता है, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अच्छे डिसीजन लेने का जज्बात तुम्हारी उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है, तो अब से जैसे कि तुम चाह रहे थे तुम वैसे ही मेरे साथ काम कर सकते हो, और तुम्हें भी मेरे से जो भी फेवर चाहिए मैं भी वो सब देने के लिए तैयार हूँ। बट इन सभी में जो रिस्क में रहेगा वो होगा तुम्हारी जिंदगी। अगर तुम किसी भी तरह कभी भी पकड़े गए तो तुम्हारा मौत आसान नहीं होने वाला। सीन शिफ्ट हो
होता है एक बड़े से होटल पर दो व्यक्ति चलते हुए आ रहा था और कोई कहता है देखो तुम्हें जितना पूछा जाए उतना ही बस कहना, ज्यादा बकने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरे को आराम से बात करने देना, जितना हो सके वहाँ पर चुपके से आराम से बैठे रहना। फिर बोलो धीरे धीरे एक घर के अंदर एंट्री लेता है, फिर हंसते हुए कहता है मेरे को माफ करना, मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करवा दिया। राजेश कहता है मेरे को लगा था तुम अपने फैमिली के फ्यूनरल में व्यस्त हो गए, मेरे को पता था तुम एक मीटिंग तो जरूर से करोगे, बट ये इतना जल्दी होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे को लगा था तुम अपने फैमिली के खोने का दुख मना रहे होगे। वही दूसरी तरफ चिराग अपने हाथ को बढ़ाते हुए उन दोनों को रोकता है और फिर शो करते हुए कहता है म्यूजिक के ऊपर ध्यान दो। और फिर वहाँ पर एक म्यूजिक बज रहा था जिसके साथ वो अपने सिर को हिला रहा था। वो यहाँ पर अरिजीत सिंह का हमारी अधूरी कहानी सुन रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद गाना खत्म होता है। तुम्हें अगर नहीं पता तो इस गाने को तुम लोग सर्च भी कर सकते हो। फिर वो अपने हाथ को भेजते हुए कहता है चलो फिर आप इसे स्टार्ट करा जाए। ये सब देखकर राहुल काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। दूसरी तरफ राजेश हंसते हुए कहता है लगता है हम लोग गाने के मिडिल में आ गए, अगर थोड़ी देर और पहले आता तो फिर एक गाना पूरा सुनने को मिलता। हाँ मैंने इस गाने का नाम तो सुना है और मेरे को लगा कि म्यूजिक के साथ इसका गला ठीक से मैच नहीं कर रहा, तो मेरे को लगता है ये असल में तुम्हारा परफॉर्मेंस है। जिसे सुनकर चिराग का आंख उठ जाता है और फिर वो कहता है जेनी गाने को बंद करो। फिर चिराग कोल्ड वॉइस में कहता है ये जगह बहुत ही ज्यादा सेक्रेट है, यहाँ पे सिगरेट वगैरह मत खाना। उस दिन जितने भी सारे मेरे रिलेटिव्स आए थे मेरे परफॉर्मेंस को देखने के लिए, वो सबके सब अब इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर चिराग राहुल की तरफ देखते हुए कहता है अगर तुमने मेरे को अच्छी तरीके से बताता कि हम लोगों के साथ किसका टक्कर होने वाला है तो फिर मैं सिक्योरिटी को और भी थोड़ा सा बढ़ा देता। जबकि राहुल कहता है मैंने आपको पहले ही कहा था इस मीटिंग को कैंसिल कर देने के लिए। भाई चिराग अपने हाथ को राहुल की तरफ करते हुए कहता है देखो मेरे ऊपर ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारा भी दोस्त था। राहुल थोड़ा सा गुस्सा होता है। चिराग कहता है वो हमारा फैमिली इमरजेंसी मीटिंग था जो कि बहुत सालों के बाद करा जाता है और ये बस आज का नहीं बल्कि मेरे दादाजी के टाइम से ये परंपरा चला आता आ रहा है, तो इसके कारण से हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मैंने तुम्हें एक रात के लिए 1 करोड़ में ऑफर किया था बट तुम ही वहाँ पर नहीं आए और जिस बंदे को हम लोग सोचे थे शिकार करेंगे हम ही लोग उसका शिकार बन गए और मैंने तो अपना एक पैर को भी ऑलमोस्ट खो ही दिया है। हेडक्वार्टर के सारे सिक्योरिटी फोर्स को उसने खत्म कर दिया। मैं तो बस सोच रहा हूँ तुम उससे मिलने के बावजूद जिंदा कैसे हो। भाई राहुल कहता है मैंने आपको पहले ही कहा था सर, उसका कुछ अलग ही उसूल है, वो अपने रूल के साथ चलता है जिसके बारे में हम लोग समझ नहीं सकते। भाई चिराग हंसते हुए कहता है रूल, एक टेररिस्ट का कोई रूल होता है? शायद से हो भी सकता है एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के ऊपर हमला ना करे। भाई राहुल काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपने हाथ में जो फाउंटेन पेन पकड़ा हुआ था उसे वो अपने हाथ के प्रेशर से ही मसल देता है और फिर वो कहता है फालतू की बात मत करो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली ने जिस रिस्पेक्ट को पूरी जिंदगी लगाकर कमाया है मैं उसे इस तरीके से खत्म करूंगा? भाई चिराग हंसते हुए कहता है हाँ हो भी सकता है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स काफी ज्यादा ताकतवर है, इसके कारण से लोग सोचेंगे भी नहीं कि तुम ऐसा काम कर सकते हो। अगर उस दिन कुछ भी इधर से उधर होता तो मैं भी इस दुनिया को बाय बाय कर देता, मेरा भी लाश दफन किया जाता। मेरी राजेश अपने चश्मा को ठीक करते हुए कहता है सर क्या मैं जान सकता हूँ किसने फिर उसको रोका? भाई चिराग कहता है इसमें पूछने वाली चीज क्या है? वो बिल्कुल हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज जुनू बेग है। राजेश पूछता है मिस्टर बेग क्या ये सच है? जुनू कहता है यस सर। वो जुनू को कुछ टाइम तक देखता है और फिर कहता है अच्छा मेरे को अब पूरा स्टोरी समझ में आ गया है, तो अब मेरे को बताइए आप क्या चाहते हैं? चिराग कहता है हमारा जो पिछले टाइम डील हुआ था उसके सेटलमेंट माने का कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो बस इतना है कि तुम इन इंसिडेंट को भूल जाओगे और कोई भी मसला नहीं बनाओगे। एंड राहुल तुम्हें भी ऐसा एक्ट करना है कि तुमने कभी भी उस आदमी को नहीं देखा है। मेरी राहुल सोच रहा था वो इस पूरे इंसिडेंट को पूरी तरीके से दफन करना चाहता है। मेरी राजेश अपने सिगरेट को जलाता है और फिर कहता है क्या तुम सच में यही चाहते हो? चिराग कुछ कहने जा ही रहा था बट जुनसो उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है ठीक है आपने जैसे कि कहा हमारे बॉस भी वही बोलना चाहते थे। इस पूरे इंसिडेंट को पुलिस और गवर्नमेंट के साथ ना कोऑपरेट करने के लिए आपको ये सभी चीज भूल जाना है और जितने भी सारे इन्वेस्टिगेशन हो उसमें ज्यादा कोऑपरेट करने का जरूरत नहीं है। राजेश हंसते हुए कहता है अच्छा मिस्टर जुनसो क्या आप भी एक सिगरेट लेना पसंद करेंगे? भाई जुनसो मना कर देता है। अब लग रहा था कि चिराग को वहाँ पर अवॉइड करा जा रहा था। चिराग गुस्सा होकर अपने हाथ को टिफिन में पटकता है और उसे तोड़ देता है। फिर वो गुस्से के साथ कहता है कि तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा? मैं फ्यूचर चेयरमैन बनने वाला हूँ, तुम मेरे को अवॉइड करना चाहते हो? मेरी राजेश कहता है तुम चुप कर जाओ, तुम बहुत ज्यादा बकते हो। छोटे बच्चे सपने देखना बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है कोई ना, मेरे को मेरे बॉस ने कहा था यहाँ पर आने के लिए। ठीक है मिस्टर बेग आपने जैसे कि कहा हम उसमें सहमति देते हैं, तो फिर हम लोग अभी विदा लेना चाहेंगे। राहुल चलो। और जब वो घर के बाहर जा ही रहा था अपने सिगरेट को उसी घर के अंदर फेंकते हुए कहता है नेक्स्ट टाइम से एक एस्ट्रे रखना जहाँ पर इन चीजों को फेंका जा सकता है। भाई दिखाया जाता है अब घर का सीन। चिराग वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। दूसरी तरफ लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है और राहुल कहता है सर आप तो बहुत ही ज्यादा रूड निकले, आपने तो फ्यूचर प्रेसिडेंट की बातों को, वैल्यू को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, उसके ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ होगा। वही राजेश कहता है मैंने जितना उस चिराग के
साथ बात किया। मेरे को लगा ये बच्चा बिजनेस को लेकर कुछ भी नहीं जानता, उसको कुछ भी पता नहीं है। लेट चेयरमैन गुहो ने इसको कुछ भी सिखाया नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चे को विश्वास नहीं करता था। तभी राहुल बहुत ही ज्यादा एंसियस होकर पूछता है, तो क्या आप कहना चाहते हैं? राजेश कहता है, हाँ, मेरे को लगता है ये पूरा इंसिडेंट एक प्लान था जो कि चिराग चेयरमैन बनने के लिए रचा था। लिफ्ट नीचे पहुंच जाता है और वो लोग बाहर आते हैं। देखो, हमें बहुत ही जल्द और बड़े ग्रुप से पहले इस चीज को जानना पड़ेगा कि उस दिन उस विले में किसने हमला किया था। तभी राहुल पीछे से कहता है, बट मेरे को उनकी बातों से जितना पता चला कि वो साहिब से अब मर गया है। राजेश कहता है, नहीं, वो अभी नहीं मरा है, क्योंकि मेरे को जितना पता है जुनसू बेग किसी को भी जान से नहीं मारता, और बाकी उसके बॉडी लैंग्वेज से भी मेरे को वही पता चला। राहुल बहुत ही हैरान होते हुए ये सब कुछ सुन रहा था। राजेश चलते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे को लगता है उस एसेसिन को भी साहिब से इसे चिराग ने हायर करा होगा और उसने अपने फैमिली के साथ साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड को भी खत्म करवाया, जिससे कि ये पूरा इंसिडेंट एक रियल इंसिडेंट लगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चिराग इस पूरे चीज का फायदा ले रहा होगा। राहुल कहता है, मैं जब उस एसेसिन से मिला था उसने मेरे को बताया था कि वो कंट्री ए के अंदर बहुत ज्यादा नया है, तो क्या आप चाहते हैं हम उसे हमारी तरफ कर ले, जिससे कि हम लोग बाडानी ग्रुप को ब्लैकमेल कर सके और उनसे बहुत कुछ हथिया सके। राजेश के चेहरे में एक मुस्कुराहट खिल जाती है और वो कहता है, एकदम से, और जब हमारा काम खत्म हो जाएगा हम लोग उसे खत्म कर देंगे। राहुल उसे कुछ पूछने जा ही रहा था, तभी दिखाई जाता है होटल के सामने बहुत सारे लोग अपने सिर को झुकाते हुए खड़े हुए थे और उसके सामने एक रोल्स रॉयल्स घोस्ट। और मेरे को उनके बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा। वो लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम आंक रहे थे। उनको लग रहा था कि तुम उस एसेसिन के सामने कुछ भी नहीं हो। देखो, मैं हमेशा शांति चाहता हूँ, बट मेरे आदमी किसी और से पीट कर आ जाए, इससे मेरे को नफरत है। और अब हमें बताया जाता है यही असल में ओसियोंग गैंग का अंडर बॉस है, जो कि ऊपर बस नाटक कर रहा था कि उनका बॉस आज नहीं आ पाया है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है दोबारा से चिराग के घर में। चिराग ग्लास में बर्फ मिला रहा था और वो कहता है, मेरे पिताजी ने ये चीज मेरे को बनाना सिखाया है। वो ड्रिंक को डालते हुए कहता है, जिस टाइम उस रांजेस या फिर जो भी उसका नाम है, वो जो पूछ रहा था कि क्या वो एसेसिन मर गया है, ये पूरा घर कुछ सेकंड के लिए शांत हो चुका है। और तुमने जब हेलीकॉप्टर में मेरे से बात करने के लिए आए थे जुनसो, तुमने कहा था कि तुमने उसका काम तमाम कर दिया है, बट उसके बाद वो आकर मेरे पैर को इंजोर्ड कर दिया। और अब जब वो हेलीकॉप्टर से गिर गया तो अभी भी उसका बॉडी नहीं मिला है। और फिर वो एक ड्रिंक का सिप लेते हुए कहता है, काइसर, मेरे भाई, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? मैं जुनसो कहता है, सर, हेलीकॉप्टर में आपने ही गोली किया था, वो तो पक्का। मैं चिराग उसे रोकते हुए कहता है, बट तुमने अगर अपना जॉब अच्छी तरीके से करा होता तो फिर मेरे को अपना पैर खोना नहीं पड़ता। जुनसो कहता है, मैंने जितना सोचा था वो लड़का उससे काफी ज्यादा ताकतवर निकला। चिराग अपने ड्रिंक को दूर फेंक देता है और वो उठते हुए जाते हुए कहता है, चलो छोड़ो, जो भी हुआ हुआ। अब अगले जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बोर्ड मीटिंग। देखो, ऐसा तो नहीं होने वाला कि डायरेक्टर के सारे लोग मेरे को बहुत ही आसानी से वोट दे दे, बट मैं आशा करता हूँ तुम मेरे को बिट्रे नहीं करोगे, चाहे काइसर जिंदा रहे या फिर नहीं, है ना प्रेसिडेंट जुनसो? मैं जुनसो हंसते हुए कहता है, ये सेउंग मास्टर, मैं अपनी प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता। कुछ टाइम के बाद वो लोग उसी होटल के छत पे पहुंचता है जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर था। उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था और चिराग हंसते हुए कहता है, तो तुम बच गए। दिखाया जाता है ये असल में और कोई नहीं बल्कि वही उसके बुआ का पर्सनल बॉडीगार्ड था। उसके एक आंख को काइसर ने फोड़ दिया था और वो कहता है, सर, आपने कहा था मैं अगर आपके साथ दूं तो आप मेरे को बहुत सारे रिवॉर्ड देंगे, बट आप मेरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी भर बस बड़ानी ग्रुप को प्रोटेक्ट करता चला गया और अभी आप मेरे को एक छोटे से डायरेक्टर को, जो कि आपके फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। आपने कहा था आप मेरे को प्रमोट करेंगे, बट यहाँ पर तो आप मेरे को डिमोट कर रहे हैं। यहाँ पर तो मेरा सैलरी और भी ज्यादा गिर जाएगा। अगर मेरे को ये सब पहले पता होता तो मैं कभी भी मैम को धोखा नहीं देता। भाई चिराग उसके चेहरे के सामने आते हुए कहता है, अच्छा, तो फिर तुम्हें गद्दारी करने के लिए किसने कहा था? तुमने खुद इसे चूज करा है। देखो, शुक्र करो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ा हूँ, और जैसे कि मैंने कहा था इस काम के लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो हाँ, ये तुम्हें जरूर से मिलेगा। बाकी अब तो तुम अपने एक आंख को भी खो दिए हो, इसके कारण से तुम्हें डिमोट करा गया है। अब से तुम्हारा सैलरी हाफ हो जाएगा। वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो चिराग की टीम को हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए देखता है और वो जुनसो से कहता है, सर प्लीज आप ही कुछ कर सकते हैं। वही जुनसो कहता है, जैसे कि बॉस ने कहा, यहाँ से अभी के लिए चले जाओ, मैं बाद में तुम्हारे साथ कांटेक्ट करूंगा। हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ जाता है। वही दूसरी तरफ एलेक्स के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काइसर आराम से खा रहा था और वो एलेक्स के साथ बात कर रहा था। काइसर कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा पिताजी बाडानी ग्रुप के एक सीनियर रिसर्चर था और उसी से तुमने समझा कि मैं ही असल में वही खोया हुआ काई हूँ। एलेक्स बोलता है, हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी उस खौफनाक रात के टाइम के बाद कुछ सालों तक बाडानी ग्रुप के लिए काम करा और उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते गए, जो कि अभी के टाइम मेरे पास है। और इन्हीं बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को पता चला कि तुम ही असल में बाडानी ग्रुप के वही खोए हुए लड़के हो। तभी वहाँ पर एलेक्स का मास्टर पहुँचता है और वो कहता है, आराम से खाओ, इतना जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये लो तुम्हारा मेडिसिन, और मेरे हिसाब से तुम्हारा बहुत सारे प्लान
सैड, क्योंकि तुम अपने पार्टनर के खोए हुए सेट को दोबारा से कब्जा करना चाहते हो, तो तुम इस तरीके से बातें कर टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। भाई ये सब बात सुनकर एलेक्स वॉमिट कर देता है, क्योंकि उसने काइजर को कहा था कि उसके मास्टर को इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो याद करता है कि काइजर ने कहा था जो भी उसे बिट्रे करेगा उसको बस मौत ही नसीब होगा। फिर वो अपने मास्टर को रोकते हुए कहता है रुक जाओ, इतना ज्यादा बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाई उसका मास्टर का पेट बहुत ही ज्यादा पतला था। वो पूरा कह देता है कि काइजर असल में एक माफिया से है और वो एक एसेसिन है, और उसके जैसे के एसेसिन को सभी लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। काइजर खाने को उठाते हुए हंसते हुए कहता है एक ऐसा फैमिली जो कि ओसियोंग गैंग एंड बार्टनी ग्रुप से दुश्मनी रखता है वो मेरा एनिमी तो नहीं होगा, तो इसके कारण से मैं बहुत ही आराम से खा सकता हूँ। और यही बोलते हुए वो खाने लगता है। और फिर काइजर मन ही मन सोचता है मैं उनके साथ बाद में डील करता हूँ, अगर वो लोग मेरे को धोखा देता है तो। और यही सभी बात जब चल रहा था, अचानक से वही दूसरे गैंग के लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री लेते हुए कहता है आज का वेदर काफी ज्यादा अच्छा है तो मैं यहाँ पर आ गया। और ये क्या, तुमने रेस्टोरेंट के अंदर एसी भी नहीं चलाया है, ऐसे कस्टमर कैसे आएंगे और हमारे इंटरेस्ट भी तुम कैसे पे कर पाओगे। भाई मिस रिन कहती है हे मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, तुम लोग वापस से यहाँ पर भौंकने क्यों आ गए, कुछ टाइम के बाद आना, अभी यहाँ पर हमारा एक गेस्ट आए हैं एंड तुम एलेक्स अपना स्कूल जाओ। भाई वो गैंग के लोग धीरे धीरे रेस्टोरेंट के अंदर आने लगता है। भाई एलेक्स अपना खाना खत्म करता है। गैंग का बॉस काइजर को देखते हुए कहता है ये तुम यहाँ पर नए हो, कहाँ से हो लड़के, और तुम इस फालतू से रेस्टोरेंट पे क्या कर रहे हो, यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा बकवास है। मैं काइजर अपने खाने को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था इतना बड़ा पनीर ये तो गारंटी के साथ कहीं पर भी नहीं मिलेगा। भाई वो बॉस काफी ज्यादा इरिटेट फील कर रहा था क्योंकि काइजर उसका जवाब नहीं दे रहा था। तभी एलेक्स उठते हुए कहता है मैम मैं फिर स्कूल के लिए जाता हूँ, और वो धीरे धीरे चलते हुए वहां से जाने लगता है और पीछे की तरफ काइजर को एक बार के लिए देखता है। काइजर भी अपने खाने के स्टिक को साइड में रखता है और फिर उठते हुए कहता है थैंक यू मैम, ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी था। भाई वो बॉस कहता है हे लड़के क्या तुम मेरे को इग्नोर कर रहे हो, और जब काइजर वहां से जा रहा था वो बॉस काइजर के पीछे आने लगता है। तभी मिस रेन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहती है तुम मेरे कस्टमर को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरे कस्टमर को हाथ मत लगाओ, मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर दिया है, अब यहाँ से निकलो। भाई वो बॉस मिस रेन को मारने के लिए जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि काइजर का आइडेंटिटी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, कि काइजर मिस रेन को बचाएगा, कि चिराग बार्टनी ग्रुप के प्रेसिडेंट बन पाएगा। नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो जो लाइक कर देना, चैनल में नए हो या फिर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड जरूर से प्लीज एक कमेंट छोड़कर जाना, इससे वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए बाज़िन 2.0। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस आउट, गुड बाय।